अध्याय 376 टूटी हुई विश्व व्यवस्था। जल्द ही ब्रैंडन एबिस जहाज को भी आहों की उसी दीवार का सामना करना पड़ा। वे मुझे चेतावनी दे रहे हैं सर स्पीकर। मैंने सितारों की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मैंने सितारों की फुसफुसाहट सुनी है। ऐसा लगता है कि वे एक ही हैं, सभी सितारों की इच्छा के अवतार हैं। ब्रैंडन ने वैसा ही महसूस किया जैसा सिल्वेस्टर ने अनुभव किया था। दुर्भाग्य से ड्यूक के क्लोन में उसके वास्तविक शरीर जैसी धारणा नहीं है, इसलिए वह अपने सामने अंतहीन तूफान में छिपी आहों की दीवार पर प्रभावी निर्णय नहीं ले सकता। इस समाचार पर केवल स्टॉस कॉन्फ्रेंस में ही चर्चा हो सकती है। यही हुआ। एबिस जहाज ने अंतहीन तूफान को पार किया और दीवार की बाधा का सामना किया। इस स्तर पर मैंने उन्हें रुकने और धीरे धीरे जांच करने के लिए कहा। ड्यूक ने व्यक्तिगत रूप से बैठक की अध्यक्षता की। आप लोग इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि इसे पार करने का जोखिम उठाना है या नहीं। अपना समय बिताएं। सितारों ने हड़बड़ाहट में चर्चा शुरू कर दी और एक समय तो सब्जी मंडी की तरह अराजक झगड़े पर उतर आए। लेकिन सौभाग्य से अंततः निर्णय लिया गया, और यह निर्णय लिया गया कि 3 और जहाज़ों को एक साथ भेजा जाए ताकि वे निरीक्षण दल बनाकर दीवार ऑफ साइज का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर सकें। ड्यूक भी इस योजना से सहमत थे। सुरक्षा प्राथमिकता है, हम जल्दबाजी में नहीं हैं। इसके बाद 3 नए निर्मित रसातल जहाज रवाना होते हैं और तीनों सितारे सिल्वेस्टर और ब्रैंडन के साथ मिलकर आहों की दीवार का विश्लेषण करने के लिए वहां जाने वाले होते हैं। एक ही समय पर खोज की एक अवधि के बाद कैसियो एबिस जहाज ने आखिरकार समुद्र तल पर फैली खाई को खोज निकाला। ये खाई एक निशान की तरह है जो अंधेरे समुद्र तल पर घुमावदार है। गहराई 20,000 से 30,000 मीटर से अधिक हो गई है। इसमें कोई जीवन नहीं हो सकता, ये प्रजनन है। सर, मुझे अपने और चालक दल के डर और अकेलेपन को दूर करने के लिए आपको बुलाना है। जैसे ही वह रसातल में गहराई में गया, कैसियो ने ड्यूक के आकाश क्लोन को सक्रिय कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस अभियान का पूरा अनुसरण कर रहा हूं। आपका अन्वेषण अनुभव सभी मानव जाति की आशा है। ड्यूक ने रसातल जहाज के बाहर के दृश्य को देखा। अंधेरे समुद्र तल को ऊर्जा के प्रकाश से रोशन किया गया था और सामने की ओर एक खाई फैली हुई थी। यहाँ तक कि वीयूए आर्कन मास्टर के रूप में उनकी वर्तमान मानसिकता के साथ इस रसातल को देखने से एक प्रकार का भय पैदा होगा। इसलिए उन्होंने सहजता से मुस्कुराने का नाटक किया और कहा, कैसियो, अगर तुम डरे हुए हो तो बस पीछे मुड़ जाओ। हाँ, श्रीमान अध्यक्ष, अगर आप सुबह सच्चाई सुनेंगे तो आप मर जाएंगे। मैंने रसातल जहाज के संचालन में सिर्फ इसे देखने और दरवाजा खोलने के लिए भाग लिया था। कैसियो ने आत्मविश्वास से हंसते हुए कहा, मैंने अपने पीछे की हर चीज का ध्यान रखा है और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ूंगा। ठीक है। ड्यूक ने ताली बजाई। 7 टावर्स फेडरेशन में जो कुछ हुआ उसके बारे में संक्षिप्त बातचीत के बाद, जिससे कैसियो और चालक दल का मन हल्का हो गया, ड्यूक ने अलविदा कहा और चला गया। एक बार जब रसातल जहाज आगे बढ़ता है और ऊर्जा अवस्था में बदल जाता है तो प्रतिकृति अंगूठी संरक्षित हो जाएगी, इसलिए क्लोन को तैनात नहीं किया जा सकता है। अगले समय में ड्यूक का काम करने का कोई इरादा नहीं था और उसने सारे सरकारी काम तिमिरसु फैंगशेन पर छोड़ दिए थे। वह हमेशा प्रतिकृति रिंग से संकेत का इंतजार करता रहता था। अंत में कुछ दिनों के बाद आकाश दोहराव वलय सक्रिय हो जाता है। आकाश में क्लोन को चेतना आई और उसने कैसियो को चिल्लाते हुए देखा, अध्यक्ष महोदय, वो दरवाजा प्रकट हो गया है। रसातल जहाज से ऊर्जा का प्रकाश रसातल के तल को रोशन करता है। ऊर्जा की किरणें रसातल की तलहटी से टकराईं, लेकिन वे केवल समुद्र तल की मिट्टी की एक परत को हिला सकीं और फिर उसके नीचे तांबे की धातु जैसी एक चिकनी रचना को उजागर किया। हम लंबे समय से रसातल की तलहटी में खोज कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हमने कीचड़ पर बमबारी की तो हमें पता चला कि कीचड़ के नीचे कृत्रिम रचनाएं थीं। कैसियो बात करते करते और अधिक उत्साहित हो गया। उसके उत्साह में थोड़ी घबराहट भी थी। उन्होंने आगे कहा, नहीं, सटीक रूप से कहें तो यह एक प्राकृतिक रचना है जो मानव निर्मित के समान है। सर, यह कोई दरवाजा नहीं है, यह एक अंगूठी है। अंगूठी? ड्यूक हैरान था। कैसियो चिल्लाया, मैं रसातल जहाज को धीमी गति में रख रहा हूं, कृपया मेरा अनुसरण करें और देखें, आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। अथाह जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ा और मजबूत दबाव ने ऊर्जा रूप को एक गेंद में दबा दिया। इस तरह का दबाव नियमों को भी कुचल सकता है। अथाह जहाज की सुरक्षा के बिना सितारों को मिनटों में कुचल दिया जा सकता है। सौभाग्य से पतवार ऊर्जा अवस्था में है, इसलिए यदि यह अत्यधिक संकुचित भी हो जाए तो भी यह सामान्य ड्राइविंग और केबिन के अंदर चालक दल की सुरक्षा को प्रभावित नहीं करेगा। रहस्यमयी आंख की छाया आकाश क्लोन की आंखों में चमक उठी। ड्यूक ने बाहर की स्थिति को ध्यान से देखने के लिए बड़ी स्क्रीन को ध्यान से देखा। रसातल जहाज लगातार ऊर्जा तोपों को फायर करता है, समुद्र तल पर कीचड़ पर बमबारी करता है और कीचड़ के नीचे छिपी रचना को उजागर करता है। धीरे धीरे ड्यूक चौंक गया। ये, श्रीमान अध्यक्ष, क्या आपने भी इसे देखा है?
कैसियो चिल्लाया, यह एक अंगूठी है। इसकी संरचना हमारे आध्यात्मिक मूल के समान ही है। ये बस बड़ी, अधिक जटिल और अधिक प्राकृतिक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यह एक ऐसी अंगूठी है जो केवल देवताओं के पास होती है। उत्साहित मत हो, कैसियो। हु, मैं शांत नहीं हो सकता। लॉर्ड स्पीकर, मैं शांत नहीं हो सकता। ये दुनिया ऐसी कैसे हो सकती है? शांत, ड्यूक जोर से चिल्लाया, जिससे कैसियो अनिच्छा से शांत हो गया। उसने बड़ी स्क्रीन पर देखा। समुद्र तल पर चिकनी मानव निर्मित संरचनाएं दिखाई दे रही थीं। प्रक्षेपित रहस्यमयी आंख ने रास्ते में देखी गई मानव निर्मित संरचनाओं की रूपरेखा बनाए, भले ही वो रसातल में उजागर एक पट्टी ही क्यों ना हो। लेकिन ड्यूक ने देखा है कि यह गहरा समुद्र तल नहीं, गहरे समुद्र तल की खाई के नीचे एक कृत्रिम रचना है। हालांकि यह इस समय तेंदुए की केवल एक झलक है, लेकिन वह पहले से ही यह अनुमान लगा सकता है कि यह आध्यात्मिक कोर की अंगूठी है, क्योंकि प्रत्येक रहस्यमय जादूगर ने अपने अभ्यास के दौरान छल्लों के विकास का अनुभव किया है। धीरे धीरे उन्होंने एक अंगूठी को एक जिगजैग संरचना में विकसित किया है। अंत में इस जिगजैग संरचना ने आध्यात्मिक कोर की पूरी गोलाकार सतह को भर दिया। इस प्रकार पूरा हुआ, और यह जिगजैग रिंग संरचना रसातल के तल पर कृत्रिम संरचना के समान है। सर स्पीकर, क्या हमारी दुनिया एक विशाल वलय संरचना पर बनी है? कैसियो ने जलती आंखों से पूछा, या क्या हम एक विशाल आध्यात्मिक कोर पर रह रहे हैं, या फिर हम बस एक निश्चित देवता जैसे रहस्यमय जादूगर के आध्यात्मिक समुद्र में रह रहे हैं? मुझे नहीं पता। ड्यूक ने दूसरे व्यक्ति के सवाल को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसे भी अब कुछ शांत समय की जरूरत है, क्योंकि वह कैसियो जैसे सितारों से कहीं अधिक जानता है। उसने देवी निक्स के साथ आमने सामने संवाद किया है, उसने उसी मूल की दुनिया की यात्रा की है, और उसके पास एक विश्व दृष्टिकोण स्थापित करने में मदद करने के लिए आई है। आंद्रे इवनिंग प्रिमरोज ने कहा था कि समुद्र के नीचे एक दरवाज़ा है। जब आप इस दरवाजे को खोलेंगे तो आपको क्राउन ऑफ द सन का अध्याय मिलेगा। ड्यूक ने मन ही मन सोचा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। ये दरवाज़ा नहीं है दरवाज़ा, यह एक अंगूठी है, एक अंगूठी जो दुनिया बनाती है। वे सभी इसी घेरे में रहते हैं। सर स्पीकर, हमें क्या करना चाहिए? कैसियो खुद को रोक नहीं पाया और फिर से पूछा। अन्वेषण के इस दौर में उसे लगा कि उसका विश्व दृष्टिकोण ढह रहा है। अभी उत्साहित मत होइए, हो सकता है यह वैसा न हो जैसा आप सोच रहे हैं। ड्यूक का दिमाग घूम गया और उसने सांत्वना देते हुए कहा, हो सकता है ये दुनिया के नियमों का प्रतिबिंब मात्र हो, और हमारी अंगूठी भी नियमों का प्रतिबिंब मात्र है। हम नियमों का पालन कर रहे हैं, दुनिया के नियमों के अनुसार साधना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, कैसियो ने कहा, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। अध्यक्ष महोदय, आप सचमुच सर्वोच्च ऋषि हैं। आपके शब्दों ने मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। ये तो दुनिया का नियम है, यह निश्चित रूप से किसी भगवान की अंगूठी नहीं है। कैसियो ने राहत की सांस ली। ड्यूक इतना आशावादी नहीं है। एक ही मूल की दुनियाओं के बीच अंतर और देवी निक्स का जुनून अस्पष्ट रूप से दूसरी दिशा की ओर इशारा करता है। यह वो दिशा है जिसके बारे में कैसियो ने सबसे पहले अनुमान लगाया था। शायद ये दुनिया वास्तव में देवताओं की वलय संरचना पर बनी है। निश्चित रूप से ये तारांकन 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 शायद वह तारांकन 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 नहीं है जिसे मनुष्य समझते हैं। हो सकता है कि वह वास्तव में नियमों का अवतार हो और उसका कोई मानवरूपी व्यक्तित्व न हो। बिग बैंग की तरह ही यह भी प्राचीन काल से अस्तित्व में है। कैसियो, रसातल का अन्वेषण जारी रखो, और जल्द ही मैं स्वयं रसातल जहाज चलाकर तुम्हारे पास आऊंगा, ड्यूक ने कहा। उसे स्वयं आकर रसातल की तलहटी की स्थिति देखनी चाहिए। अलविदा कहने के बाद क्लोन तितर बितर हो गए। जब उसकी चेतना उसके वास्तविक शरीर में लौटी तो ड्यूक ने तुरंत अपनी आंखें नहीं खोली, बल्कि सोफे पर झुक गया और चुपचाप इस सब के बारे में सोचने लगा। यदि आंद्रे इवनिंग प्रिमरोज जिस दरवाजे की बात कर रहे हैं वह दुनिया के नीचे की वलय संरचना है, तो आहों की दीवार क्या है? गैंगफेंग परत भी है। क्या रसातल के तल पर स्थित वलय संरचना किसी अन्य दुनिया की गैंगफेंग परत है, जैसे कि एक साधारण रहस्यमय जादूगर के छल्ले एक दूसरे के भीतर स्तरित होते हैं, और जिस दुनिया में मैं रहता हूं वह भी एक परत के भीतर स्तरित है? लेकिन आहों की दीवार को कैसे समझाया जाए? यदि वास्तव में एक दूसरे के भीतर पड़ते हैं तो दुनिया की प्रत्येक परत एक आदर्श ग्रह होनी चाहिए जो पूर्व से पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तक स्वतंत्र रूप से चल रही हो। तो इसे रोकने के लिए आहों की दीवार का उपयोग करने की क्या जरूरत है? इसके अलावा अगर देवता वास्तव में मौजूद हैं तो उनके पास छल्ले नहीं होने चाहिए, ड्यूक ने सोचा। सितारों में पदोन्नत होने के बाद आध्यात्मिक कोर एक स्टार कोर, एक चंद्र कोर और यहाँ तक कि एक सूर्य कोर में विकसित होगा। देवताओं जैसा राजसी अस्तित्व बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। आध्यात्मिक कोर की रिंग संरचना सही है। जब तारों को पदोन्नत किया जाता है तो उन्हें भट्ठी के पुनर्निर्माण चरण से गुजरना पड़ता है, जहाँ सभी रिंग संरचनाओं को एक अविभाज्य पूरे में एकीकृत किया जाता है। अपनी आंखें खोलो, ड्यूक ने अब अनावश्यक अनुमान लगाना बंद कर दिया।
उसने सीधे सितारों की एक बैठक बुलाई और बैठक के दौरान उसने अथाह जहाज की खोज की घोषणा की। हम दुनिया की सच्चाई के संपर्क में आ चुके हैं। रसातल के तल पर स्थित रिंग संरचना किसी खास देवता का आध्यात्मिक केंद्र हो सकती है या ये दुनिया के नियमों का मूर्त रूप हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार जब रोमांच इस बिंदु पर पहुंच जाता है तो हम किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हट सकते। ड्यूक ने एक उच्चस्तरीय बयान दिया, हमें इतना साहसी होना चाहिए कि हम ये कदम उठा सकें और चौथी दीवार तोड़ सकें। सिटकॉम में, जैसे फ्रेंड्स जैसी टीवी श्रृंखला में, मंच पर केवल 3 दीवारें होती हैं और अभिनेता इन 3 दीवारों द्वारा निर्मित दृश्य में अभिनय करते हैं। वहाँ एक दीवार भी है जहाँ दर्शकों का एक समूह बैठकर कलाकारों का अभिनय देखता है और उनके अभिनय की सराहना करता है। चौथी दीवार को तोड़ने का अर्थ है अभिनेता के नजरिए से बाहर निकलकर ईश्वर के नजरिए को अपनाना, जिसका अर्थ सृष्टि के रहस्यों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना भी है। वास्तव में चौथी दीवार को तोड़ा जाना चाहिए। टिमेलासु फेंगशेन की आंखें तेज थीं, चाहे सच्चाई कुछ भी हो, सूर्य के राज्याभिषेक का अध्याय अवश्य तोड़ा जाना चाहिए। आइए कार्रवाई करें और पवन परत, आहों की दीवार और समुद्र के नीचे की खाई पर अनुसंधान में तेजी लाएं। ये केवल दुनिया के नियम हो सकते हैं। यदि ईश्वर है तो हम अपने अस्तित्व को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जरा सोचिए, यदि आपकी अंगूठी पर कुछ छोटे कीड़े उग रहे हैं तो आप कीड़ों को उस पर रेंगने की अनुमति देंगे? सर थीरसेस ने जो कहा वह ये है कि देवता हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा देवता हजारों वर्षों में कभी प्रकट नहीं हुए हैं, इसलिए हमें उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्या सितारों की इच्छा देवताओं की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है? कुछ सितारों ने सावधानी से पूछा। क्या तारों वाले आकाश में फुसफुसाहट देवताओं की इच्छा को दर्शाती है? अगर ऐसा है तो हमें तारों वाले आकाश में फुसफुसाहट के माध्यम से सितारों तक पदोन्नत किया गया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि देवता हमें अस्तित्व में रहने की अनुमति देते हैं? ठीक है, चलो देवताओं की बात को अभी के लिए एक तरफ रख देते हैं। एक देवी निक्स ने पहले ही हमें उलझन में डाल दिया है। सितारे काफी व्यवहारिक हैं। यह मानने के बजाय कि किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक मूल ही संसार बन जाता है, वे संसार की अपनी स्वयं की खोज और समझ में विश्वास करते हैं। ड्यूक ने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा, इसके बाद हम विंडब्रेकर और एबिस जहाजों की खोज को 7 टावर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय नीति बनाएंगे। सितारों की बैठक समाप्त होने के बाद 7 टावर्स फेडरेशन की राज्य मशीन ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया और विंडब्रेकर और रसातल जहाज के आसपास विभिन्न आध्यात्मिक आर्काना पर तकनीकी अनुसंधान करना शुरू कर दिया। और ड्यूक स्वयं, फिर वह आर्कन टॉवर के गुंबद कक्ष में आया और चुपचाप तारों को देखता रहा, इस आशा में कि वह आकाश में तारों के बीच उत्तर ढूंढ लेगा। उसके दिमाग में अनगिनत धागे एक साथ पिरोए गए हैं और वह विभिन्न संभावनाओं की गणना करने के लिए शियाओई पर निर्भर है। हालांकि कोई भी उत्तर सभी ज्ञात सूचनाओं के साथ पूरी तरह से संगत नहीं हो सकता है और हमेशा असमान त्रुटि बिंदु होते हैं। काफी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया, ये दुनिया टूट चुकी है। कल से अपडेट वॉल्यूम बहाल हो जाएगा। अध्याय 377 विश्व बाधाएं। पवनरोधी जहाज पर अनुसंधान अभी भी जारी है, लेकिन रसातल जहाज की खोज पहले ही पूरे जोरों पर शुरू हो चुकी है। कैसियो अभी भी समुद्र की गहराई में भटक रहा है और गहराई के तल पर और अधिक रिंग संरचनाओं की तलाश कर रहा है। जैसे ही नया एबिस जहाज लॉन्च किया गया, अधिक से अधिक सितारों ने पानी के नीचे के रसातल का संयुक्त रूप से अध्ययन करने के लिए कैसियो द्वारा निर्देशित दिशा में गोता लगाना शुरू कर दिया। ड्यूक भी पानी में चला गया। हालांकि वह जो चला रहा था वह एक विशेष अथाह जहाज था जिसे ऑपरेशन में सहायता के लिए चालक दल की आवश्यकता नहीं थी। ये पूरी तरह से जीनाओ और अकेले उसके द्वारा नियंत्रित था। निश्चित रूप से, वास्तव में नियंत्रण की कुंजी जियाई में निहित है, जो पतवार में एकीकृत बुद्धिमान मस्तिष्क का समन्वय कर सकती है। इस रसातल जहाज का नाम उसने दीवार तोड़ने वाला जहाज रखा था, जिसका मतलब है दुनिया की बाधा को तोड़ना। वह रसातल के तल को खोलना चाहता था, एक संरचना जिसके देवताओं की अंगूठी होने का संदेह है। मेरे प्रिय, तुम्हें सावधान रहना होगा। किलिया और उसकी पत्नी ड्यूक को उपहार देने के लिए द्वीप शहर में आए थे। चिंता मत करो मेरी महिलाओं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे अस्तित्व को खतरे में डाल सके। ड्यूक ने धीरे से ठहाका लगाया और उसकी हंसी में आत्मविश्वास बेहद दृढ़ था। उसने कुछ समय के लिए पृथ्वी और स्टार के निर्जन महाद्वीप की यात्रा की और अंततः दुनिया में अजेय बन गया। धमाका। गोदी पर दीवार तोड़ने वाले जहाज के वाहक ने ऊर्जा का एक मजबूत प्रकाश छोड़ा। ऊर्जा की रोशनी ने ड्यूक को उलझा दिया और ड्यूक को केंद्र में रखकर पूरी तरह से फैल गया। पानी की बूंद के आकार जैसी पनडुब्बी में बदल गया। पतवार पूरी तरह से ऊर्जा से घिरा हुआ है, लगभग 30 मीटर लंबा, रंगीन गड़गड़ाहट के साथ चमक रहा है। हुर्रे! दीवार तोड़ने वाला जहाज बिना ज्यादा छप छप किए समुद्र के पानी में गिर गया। जहाज के पतवार से निकली ऊर्जा की वजह से ज्यादातर पानी का बहाव सीधे वाष्पित हो गया। मेरे प्यारे, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ, पापा।
दादाजी, रिश्तेदारों की विदाई के बीच ब्रेकर ने स्पष्ट सीटी की आवाज निकाली, फिर धीरे धीरे समुद्र के पानी में विलीन हो गया और तेजी से गोता लगाने लगा। एक क्लिक के साथ ड्यूक ने चंद्रकोर मार्ग से मेचा हृदय को बाहर निकाला और उसे दीवार तोड़ने वाले जहाज में एकीकृत कर दिया। दिमाग ने एक साथ खुशी मनाई, मास्टर ड्यूक, हम और अधिक मजबूत हो गए हैं। वॉकर मेचा के विपरीत, जिसमें केवल एक ही बुद्धि मस्तिष्क एकीकृत होता है, दीवार तोड़ने वाले जहाज में 4 बुद्धि मस्तिष्क एकीकृत होते हैं, जो दीवार तोड़ने वाले जहाज के समग्र आकार को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हालांकि मेचा हॉट अभी भी दीवार तोड़ने वाले जहाज के साथ ऊर्जा को जोड़ सकता है और दीवार तोड़ने वाले जहाज की शक्ति को बढ़ा सकता है, लेकिन ये स्टार मेचा की वृद्धि जितना शक्तिशाली नहीं है। ये और भी मजबूत हो सकता है। ड्यूक विचलित था। दीवार तोड़ने वाले जहाज को चलाते हुए उसने चंद्रकोर में दूसरे निशान से कलाकृति को बाहर निकाला। मेचा हॉट कास्ट होने के बाद उसने दूसरी कलाकृति कास्ट करना शुरू किया। अंत में उसने रसातल की यात्रा से पहले इस कलाकृति को सफलतापूर्वक कास्ट किया। ये कलाकृति थोड़ी बड़ी है, मोटे सिर वाले रॉकेट की तरह, तथा पूरी बेलनाकार संरचना पर लगातार घूमते पहियों के घेरे हैं। आगे बढ़ो और इसे फ्यूज करो। डार्क बिलीफ का तीर। ड्यूक ने डार्क बिलीफ के आर्टिफैक्ट एरो को आगे बढ़ाया और दीवार तोड़ने वाले जहाज की ऊर्जा में उलझ गया। ये तब तक नहीं था जब तक कि पूरे दीवार तोड़ने वाले जहाज के साथ एक विशेष ऊर्जा चैनल स्थापित नहीं किया गया था कि यह आर्टिफैक्ट वास्तव में चलना शुरू कर सकता था। सन्नाटे में लहरें थीं, और फिर ड्यूक की दृष्टि के क्षेत्र में रहस्यमय प्रक्षेप पथ दिखाई दिया जो दीवार तोड़ने वाले की ऊर्जा से बाधित हो रहा था। ये रहस्यमय प्रक्षेप पथ गुप्त विश्वास के तीर की शक्ति से धन्य प्रतीत होते हैं, जो धीरे धीरे टूटी हुई अवस्था से उभरते हैं और अंततः स्थिर हो जाते हैं। सुंदर, ये वास्तव में काम करता है। जब ड्यूक ने ये देखा तो उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। गुप्त विश्वास का तीर उनका प्रयास था, क्योंकि चाहे वो स्टार मेचा हो, विंडब्रेकर हो या एबिस शिप, वे सभी नियमों की शक्ति के माध्यम से ऊर्जा रूपों में बनाए गए हैं। मजबूत ऊर्जा प्रभाव ने आसपास के स्थान में अराजक गड़बड़ी पैदा की, जिससे रहस्यमय प्रक्षेपवक्र बाधित हो गया। संदेशों का पता लगाने, प्रक्षेपण करने या संदेश पहुंचाने के लिए रहस्यमय प्रक्षेप पथ का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए रिंग ऑफ सीक्रेट फेथ स्टार मेचा, विंडब्रेकर और एबिस शिप पर काम नहीं कर सकता, और सितारों को हर समय मेचा और शिप बॉडी के संचालन को बनाए रखना चाहिए, जिससे अलग अलग संदेश पहुंचाना असंभव हो जाता है। इसका एकमात्र समाधान यह है कि विंडब्रेकर और एबिस जहाज के सीमित पतवार में भंडारण स्थान बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया जाए और एक प्रतिकृति अंगूठी ले जाई जाए। इस प्रतिकृति अंगूठी के माध्यम से कुछ जानकारी दी जाती है। पिछले 3 रसातल जहाजों में से प्रत्येक ने ड्यूक के आकाश, महासागर और पृथ्वी प्रतिकृति छल्ले को ले जाया था, परंतु फिर भी संदेश तुरंत नहीं पहुंचाया जा सकता। इसके बाद ड्यूक ने एक ऐसी कलाकृति बनाने के बारे में सोचा जो रहस्यमयी पथों पर जहाज की ऊर्जा के हस्तक्षेप को समाप्त कर सके और अत्यंत लंबी दूरी तक वायरलेस संचार प्राप्त कर सके। गुप्त विश्वास का तीर अस्तित्व में आया। इसके अलावा गुप्त तीर जहाज के शरीर की ऊर्जा में उतार चढ़ाव को भी सुलझा सकता है, जिससे जहाज का शरीर न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ स्थिरता बनाए रख सकता है। ये सोचकर ड्यूक ने शियाओई से पूछा, दीवार तोड़ने वाले जहाज की ऊर्जा खपत की जांच करें, गुप्त तीर के प्रभाव को देखें। अच्छा गुरु। जियाई ने जहाज में मौजूद 4 बुद्धिमान दिमागों से तुरंत संवाद किया। उन्होंने जल्दी से पूरा और विस्तृत डेटा प्राप्त किया और ड्यूक को रिपोर्ट किया, मास्टर, गुप्त तीरों की छटाई के माध्यम से दीवार तोड़ने वाले जहाज की कुल ऊर्जा खपत लगभग 32% कम हो गई है और जहाज के शरीर की स्थिरता एक निश्चित गुणांक से मजबूत हुई है। मेचा हॉट शक्ति को बढ़ाता है तथा डार्क बिलीफ एरो स्थिर रहता है। 2 कलाकृतियों के आशीर्वाद से दीवार तोड़ने वाला जहाज लगभग पूर्ण हो गया है और ड्यूक इसे समुद्र के रसातल में गोता लगाने के लिए सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर सकता है। तो फिर चलो सेंट क्रिस्टल पैलेस को एक संदेश भेजें। ड्यूक ने गुप्त तीर के असली काम को आजमाना शुरू किया। अच्छा गुरुजी। जियाई ने चुपचाप गुप्त संदेश तीर को नियंत्रित किया और एक स्थिर रहस्यमय प्रक्षेप पथ की मदद से 7 टावर्स फेडरेशन के गुप्त संदेश टावर के साथ एक प्रक्षेपण कनेक्शन स्थापित करना शुरू कर दिया। व्यस्त स्वर के बाद ड्यूक के सामने एक बड़ी प्रक्षेपण स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन पर उनके सहायक मंदिर ड्रैगन लांस थे। डन ड्रैगन लांस की भारी परपोती, अब दूसरी अंगूठी, रहस्यमय जादूगर, वायरिंग कार्य के लिए जिम्मेदार। बॉस। वीडियो स्क्रीन के माध्यम से टेम्पल ड्रैगून ने ड्यूक को देखा, जो रंगीन ऊर्जा में उलझा हुआ था। ये टेम्पल है, जाओ और महिलाओं को बताओ कि तुम सुरक्षित हो। ड्यूक ने बस ये देखने की कोशिश की कि क्या गुप्त संदेश रिंग संभव है। उसने टेम्पल ड्रैगन लांस से कुछ और शब्द कहे बिना फोन काट दिया और फिर एबिस शिप ऑपरेशन सेंटर को फिर से कॉल किया। कॉल कनेक्ट हो गई और सितारों का एक सदस्य व्यक्तिगत रूप से जुड़ गया। श्रीमान अध्यक्ष, ये सफल रहा। आपके गुप्त संदेश तीर ने रहस्यमय प्रक्षेप पथ हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया है। हाँ, ये काम कर गया।
तो अब क्या आप हल्की फुल्की बातचीत जारी रख सकते हैं? ठीक है, चलो पहले एक नज़र डालते हैं। मैंने अभी केवल 3000 मीटर की गहराई तक गोता लगाया है और मुझे अभी तक गहरे पानी में रहस्यमय प्रक्षेप पथों के हस्तक्षेप के बारे में पता नहीं है। इस तरह ड्यूक ने दीवार तोड़ने वाले जहाज के गोते को नियंत्रित करते हुए रसातल जहाज संचालन केंद्र के साथ ऑप्टिकल संचार बनाए रखा। जैसे समय बीतता जाता है, दीवार तोड़ने वाला जहाज अंततः कुछ दिनों बाद पानी के नीचे स्थित रसातल में पहुंच गया और कैसियो तथा अन्य रसातल जहाजों के साथ पुनः जुड़ गया। बहुत बढ़िया, संचार की गुणवत्ता स्थिर बनी हुई है। सर, हम आपके दीवार तोड़ने वाले जहाज का उपयोग करके एक साथ अथाह वलय की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि सभी लोग मिलकर काम करें और साथ मिलकर अध्ययन करें। ड्यूक ने दीवार तोड़ने वाले जहाज को नियंत्रित किया और समुद्र तल पर रिंग संरचना के पास पहुंचा। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ऊर्जा तोप द्वारा उड़ाए गए रसातल के तल पर मोड़ और घुमाव से बनी धातु जैसी रचनाओं की एक परत है। ये बहुत उत्तम है। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा तोप से बमबारी करने का प्रयास करें। अगर मैं एक टुकड़ा तोड़ सकूं तो अच्छा होगा। एबिस जहाज ने पहले भी इसका परीक्षण किया है और पाया है कि इस रिंग संरचना को बिल्कुल भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। कम से कम अपनी मौजूदा ताकत से हम इसे तोड़ नहीं सकते। ये स्पीकर के दीवार तोड़ने वाले जहाज पर निर्भर करता है। हाँ, दीवार तोड़ने वाला जहाज अपनी सामग्री के रूप में सबसे शक्तिशाली विखंडन नियमों का उपयोग करता है और इसमें चांसलर का मेचा हॉट और सीक्रेट मैसेज एरो एम्प्लीफिकेशन भी है। ये सबसे शक्तिशाली हमला करने और रिंग संरचना को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। रसातल जहाज संचालन केंद्र में कर्मचारी लगातार संचार में हैं। ड्यूक ने कहा, मैं सबसे पहले खाई के तल पर एक पूर्ण सर्वेक्षण करूंगा और फिर रिंग संरचना को तोड़ने की कोशिश करूंगा। पनडुब्बी रसातल एक विशाल खाई है जो समुद्र तल पर फैली हुई है। यह मारियाना ट्रेंच से कहीं अधिक गहरी और बड़ी है। ये लगभग 130,000 किलोमीटर लंबी है और ग्रेट ईस्ट चाइना सी से ग्रेट साउथ चाइना सी तक फैली हुई है। और यह एक चाप दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र को किसी बल द्वारा खींचा गया हो और वह एक समान चाप बना रहा हो। अगले समय में ड्यूक ने दीवार तोड़ने वाले जहाज को समुद्र तल की खाई के साथ तेजी से आगे बढ़ाया, जो कि महान दक्षिण चीन सागर के किनारे तक पहुंच गया, और फिर समुद्र तल की गाद को साफ करने के लिए लगातार ऊर्जा तोपों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे गाद के नीचे छिपी हुई रिंग संरचना को हटाने की कोशिश की जा सके। प्रतिकृति। समय दिन प्रतिदिन बीतता जा रहा है। अन्य रसातल जहाज वापस आ गए हैं और दीवार तोड़ने वाले जहाज अभी भी रसातल में काम कर रहे हैं। ड्यूक के पास अपना खुद का तारों वाला आकाश है और वह किसी भी समय अपनी शारीरिक शक्ति को फिर से भरने के लिए बड़ी मात्रा में भोजन संग्रहित करता है। मानसिक ऊर्जा के लिए उसके पास मौजूद ऊर्जा भंडारण आर्काना उसके लिए दीवार तोड़ने वाले जहाज के उपयोग को 10 साल से अधिक समय तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। अमुक तूफान कैलेंडर 4475 की शरद ऋतु से लेकर तूफान कैलेंडर 4476 की सर्दियों तक हमने अंततः पूरे 130,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के नीचे की खाई पर बमबारी की। गाद के हर इंच के नीचे छिपी रिंग संरचना को एक एक करके पुनः प्रस्तुत किया गया और 7 टावरों में वापस भेजा गया। कॉमनवेल्थ अनुसंधान करता है। निश्चित रूप से उन्होंने स्वयं भी शियाई से अनुसंधान करने को कहा। ये रिंग संरचना का केवल एक हिस्सा है। समुद्र तल की गहराई के उजागर भागों को छोड़कर अन्य भाग पृथ्वी की पपड़ी से ढके हुए हैं। वर्तमान शक्ति पृथ्वी की पपड़ी को भेदने और पृथ्वी की पपड़ी द्वारा दबे रिंग संरचना के इन भागों का पता लगाने में सक्षम नहीं है। ड्यूक ने समुद्र के नीचे की खाई की दीवार पर बमबारी करने की कोशिश की, लेकिन इससे कई बड़े भूकंप और मैग्मा विस्फोट हुए, जिससे समुद्र के नीचे की खाई लगभग दफन हो गई। इसलिए अंततः हमें इसे छोड़ना पड़ा और पनडुब्बी रसातल की उजागर वलय संरचना का अध्ययन करना पड़ा। लेकिन बस इस उजागर हिस्से ने अभी भी संघ के वर्तमान आध्यात्मिक रहस्यमय कानूनों पर भारी प्रभाव डाला। ये संरचना बहुत उत्कृष्ट है। एबिस रिंग संरचना का उपयोग सीधे रिंग के ऊर्जा ठोसकरण प्रभाव को 3.6% तक बढ़ाता है और यह सबसे बुनियादी रिंग है। क्या शानदार कारीगरी है। रसातल की अंगूठी की संरचना असली अंगूठी है। इसकी तुलना में हमारी अंगूठी इसकी एक घटिया नकल मात्र है। मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन अथाह वलय संरचना का विकास एक बार फिर आध्यात्मिक अर्चना की नींव में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। अथाह वलय संरचना की उत्कृष्ट संरचना सीधे मनुष्य को आध्यात्मिक अर्चना की नींव को एक बार फिर से अनुकूलित करने की अनुमति देती है। अंगूठी से जुड़े सभी अनुप्रयोग, जैसे कि स्पिरिट कार्ड, कठपुतलियां, मेचा और संरचनाएं, सभी इससे लाभान्वित होते हैं। मनुष्य आध्यात्मिक अर्चना में बहुत रुचि रखते हैं। परिणामस्वरूप उसका नियंत्रण एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। रहस्यमय जादूगरों द्वारा प्राप्त रहस्यमय मंत्रों को भी अनुकूलित किया गया है तथा उनकी शक्ति को उच्च स्तर तक बढ़ा दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि यह खोज किसी नए रिंग स्तरीय उपलब्धि के आविष्कार से कम नहीं है। रसातल जहाज अन्वेषण अभियान ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन
अंतहीन तूफान को पार करते हुए रसातल के जहाज को मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसके सामने आहों की दीवार थी जिसे किसी भी तरह पार नहीं किया जा सकता था। चाहे आप समुद्र की तलहटी में गोता लगा लें, फिर भी आहों की दीवार खड़ी रहती है। यह आहों की दीवार नहीं है, यह निराशा की दीवार है। जिस रसातल जहाज पर हम इंसानों को सबसे ज्यादा गर्व है, वो इससे होकर नहीं गुजर सकता। सिल्वेस्टर 8 रिंग हुए रहस्यमय प्रशिक्षक जो रसातल जहाजों में से एक को चलाता है, ने कहा, अंत में उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शायद आहों की दीवार और रसातल की वलय संरचना एक के रूप में जुड़ी हुई हैं। फ्रैनी सैंडिक ने एक साहसिक अवधारणा को आगे रखा। आसमान में तेज हवा की परत, समुद्र के नीचे रसातल की वलय संरचना और चारों तरफ समुद्र की आहों की दीवारें एक पिंजरे का निर्माण करती हैं। उसने गहरी सांस ली और आह भरते हुए कहा, शायद जैसा कि डेवी निक्स ने कहा था, इस दुनिया का कोई भविष्य नहीं है और हम निराशा के पिंजरे में रहते हैं। उठो, फ्रैनी। ड्यूक को वास्तव में ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे प्रदर्शित नहीं किया। हमने दुनिया के गहरे नियमों को छुआ है। यह आध्यात्मिक अर्चना में एक पूर्ण प्रगति है। मेरा विश्वास करो, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। क्या हम क्राउन सन के अध्याय का रास्ता खोज सकते हैं? हालांकि तारे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, फिर भी उन्होंने उस समय डेवी निक्स के रहस्योद्घाटन की परवाह नहीं की। हालांकि अथाह वलय संरचना द्वारा लाया गया प्रभाव कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है और कुछ तारे अभी भी इससे हिल रहे हैं। मैं समझ गया, लॉर्ड स्पीकर। फ्रैनी मैर्गेंसन ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। आगे देखते हुए, मैं आपको तब चमकते चांद पर ले जाने में सक्षम था, और मैं भविष्य में आपको सूरज पर नहीं ले जा पाऊंगा। ड्यूक ने वीडियो में मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा हम जिस जंगली महाद्वीप में हैं, वह पूरी दुनिया नहीं है। हालांकि वह पृथ्वी तारा, आत्मा तारा, रक्त तारा, वायु तारा और मृत्यु तारा के बीच के संबंध को नहीं जानता था, लेकिन वह यह अनुमान लगा सकता था कि ये दुनियाएं निश्चित रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। बस बात यह है कि हमें अभी तक एक दूसरे से जुड़ने का कोई रास्ता नहीं मिला है। एक बार मिल जाने पर मनुष्य शीघ्रता से आध्यात्मिक सितारों, रक्त सितारों, वायु सितारों पर कब्जा कर सकते हैं और यहाँ तक कि दुष्ट देवताओं के खिलाफ लड़ने के लिए डेथ स्टार तक जा सकते हैं। आध्यात्मिक झरने को खाने के बाद देवताओं द्वारा पृथ्वी पर बनाए गए निशानों की मदद से हम लगातार अधिक शक्तिशाली स्टार मेचा, विंडब्रेकर और रसातल जहाजों का निर्माण करने के लिए नियमों की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। जब समय आएगा तो एकमात्र दिव्य बुराई का विनाश होने का संकट निश्चित रूप से उल्लेख करने योग्य नहीं होगा। अमुक स्टॉर्म कैलेंडर के 4476वें वर्ष की सर्दियों में, जब नया साल नजदीक आ रहा था, स्टार काउंसिल द्वारा सर्वसम्मति से चर्चा और अनुमोदन के बाद ड्यूक कार्रवाई करने और रसातल रिंग संरचना पर बमबारी करने के लिए तैयार है। इसे तोड़ने की बजाय कम से कम इसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लें और इसे वापस लाकर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ऑप्टिकल वीडियो को हमेशा बनाए रखा गया है, जो एबिस शिप ऑपरेशन सेंटर में संपूर्ण बमबारी नमूनाकरण प्रयोग के लाइव प्रसारण के बराबर है। हम भनभनाहट, दीवार तोड़ने वाले जहाज के सामने के छोर पर ऊर्जा तोप ने शराब बनाना शुरू कर दिया। जब शराब बनाना अपनी सीमा तक पहुंच गया, तो एक शक्तिशाली गतिज ऊर्जा के साथ जो समुद्र के पानी को वाष्पित करके वैक्यूम बनाने के लिए पर्याप्त थी, ऊर्जा तोप ने रसातल के तल पर रिंग संरचना पर बमबारी की, सीधे बड़ी रिंग संरचना को रंगीन रंगों में बमबारी कर दिया। रंगीन ऊर्जा के विलुप्त होने की प्रतीक्षा करते हुए वलय संरचना बरकरार रहती है। ये ड्यूक ने भौहें सिकोड़ी। एबिस शिप ऑपरेशन सेंटर में ऊर्जा तोपों की बमबारी के कारण संचार अस्थायी रूप से बाधित हो गया था, लेकिन उसे शीघ्र ही बहाल कर दिया गया। अक्षुण रसातल वलय संरचना को देखकर सितारों ने एक के बाद एक आह भरी। क्या दीवार तोड़ने वाला जहाज नहीं तोड़ा जा सकता? क्या यह वलय संरचना वास्तव में अविनाशी है? यह अफसोस की बात है कि मैं नीचे नहीं उतर सकता, अन्यथा मैं विनाश ड्रैगन भाला निकाल लूंगा और उसमें एक छेद कर दूंगा। डन ड्रैगन लांस भी ऑपरेशन सेंटर में था। परिणाम देखने के बाद उसने बहुत आह भरी। उसका विनाश ड्रैगन भाला हाल ही में एक सुपर सेकंड रिंग आर्टिफैक्ट में अपग्रेड किया गया था। तीक्ष्ण शक्ति से परिपूर्ण, इसे अविनाशी कहा जा सकता है। आपका विनाश ड्रैगन भाला कुछ भी नहीं है। मेरा अल्टीमेट पॉइजन ड्रैगन डायमंड सबसे तेज कलाकृति है। एक और अनुभवी स्टार ने कुछ हद तक लंगड़े तवन के साथ कहा। वो अतीत में सीसोल एम्पायर से था। सितारे सबसे अधिक आश्वस्त अपनी खुद की कलाकृतियां हैं। पाद छोड़ना, तुलना करना, चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं। डन ड्रैगून तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ संचालन केंद्र से बाहर चला गया। व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी कर रहा था ताकि देख सके कि किसकी कलाकृति अधिक तेज थी। तुम सचमुच कुत्ते की तरह जीने के लिए काफी बूढ़े हो गए हो। सेल्सियस ने यह देखकर ठंडी सांस ली। फिर उसने ड्यूक से पूछा, यदि इसे वास्तव में तोड़ा नहीं जा सकता है, तो पहले घर लौट आओ और तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि अधिक शक्तिशाली रसातल जहाज विकसित न हो जाए, और फिर रसातल वलय संरचना को तोड़ने का प्रयास करो। कोई जरूरत नहीं। ड्यूक की आवाज ऑप्टिकल वीडियो से आई। फिर उसने हल्का सा हाथ हिलाया और ऊर्जा से लदे हाथ में एक साधारण डेजर्ट ईगल पिस्तौल थी।
जो लोग ड्यूक से परिचित हैं वे जानते हैं कि यह ड्यूक की एक और कलाकृति है, एक बहुत ही खास कलाकृति, एक कलाकृति जो ड्यूक के साथ ही बड़ी हुई थी। बंदूक की नोक के डर से हुए आर्कन इंस्ट्रक्टर भी सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ड्यूक को आज जो अधिकार प्राप्त है वो प्राप्त हो सकता है। उसकी साधना छत तक पहुंचने के अलावा उसकी प्रतिष्ठा युगों युगों से आश्चर्यजनक है, और उसकी सबसे बड़ी निर्भरता ये साधारण कलाकृति है। अगले ही पल दीवार तोड़ने वाले जहाज के सामने समुद्र के नीचे की खाई में घनी संख्या में रेगिस्तानी चील दिखाई दिए। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उन सभी को वीडियो में कैद करना असंभव था। एक बंदूक मुझे मार सकती है, उनमें से बहुत से ड्यूक द्वारा डेजर्ट ईगल से मारे गए कुछ सितारे ऑप्टिकल वीडियो की बड़ी स्क्रीन को डर के साथ देख रहे थे। एकीकरण के मूल युद्ध में कुछ देशों ने कड़ा प्रतिरोध किया था। ड्यूक ने डेजर्ट ईगल को पकड़ रखा था, लेकिन उसने वास्तव में जिद्दी सितारों को गोली मारकर मार डाला, यहाँ तक कि हुए आर्कन मास्टर्स में से एक को भी लहर ने दूर ले जाया था अगर उसने पहले आत्मसमर्पण नहीं किया होता। एबिस शिप ऑपरेशन सेंटर में सभी लोग अपनी सांस रोककर बड़ी स्क्रीन को ध्यान से देख रहे थे, इस डर से कि कहीं कोई विवरण छूट न जाए। लाखों मील दूर समुद्र की गहराई में ड्यूक वास्तव में बहुत शांत था। उसे अपने डेजर्ट ईगल पर पूरा भरोसा था। यदि डेजर्ट ईगल भी रसातल वलय संरचना को भेद नहीं सकता है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हम भविष्य में इसका अध्ययन नहीं करेंगे और इसे अविनाशी मान लेंगे। अपनी सांस को समायोजित करने के बाद ड्यूक ने सीधे ट्रिगर खींच दिया। एक पल में सभी डेजर्ट ईगल्स ने एक साथ ड्यूक के हाथ में डेजर्ट ईगल की नकल की और ट्रिगर एक साथ खींचे गए। फिर एक ही समय में और एक ही गति से एक ही टर्मिनल बुलेट को अनगिनत बंदूक थूथन से इस तरह से निकाल दिया गया कि समय और स्थान को पार कर गया। रिंग संरचना की सतह पर विस्फोट हुआ। धमाका। विस्फोट की शक्ति ने समुद्र के पानी पर मौन प्रभाव डाला। आध्यात्मिक अर्चना के प्रक्षेप पथ के स्थिर होने की प्रतीक्षा में रसातल जहाज संचालन केंद्र में बड़ी स्क्रीन पर रसातल वलय संरचना सुरक्षित और स्वस्थ थी। सितारे अपने दांत दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि स्पीकर की कलाकृति डेजर्ट ईगल भी रसातल रिंग संरचना को भेद नहीं सकती। इस तरह एक दया, क्या इसे तोड़ना सचमुच असंभव है? सितारों के बीच चर्चा को अनदेखा करते हुए ड्यूक ने दीवार तोड़ने वाले जहाज को अथाह वलय संरचना के ऊपर तैरने के लिए चलाया। ऊर्जा से बना जहाज का पतवार नीचे की ओर फैला हुआ था और उसने अपनी रहस्यमयी नजर को अथाह वलय संरचना को ध्यान से देखने के लिए फैलाया। एक पल के बाद उसके होठों पर आत्मविश्वास की एक झलक दिखाई दी। मुस्कान। अथाह वलय संरचना बरकरार नहीं है। वास्तव में ये क्षतिग्रस्त हो गया है और बहुत ही कम समय में अपनी मूल स्थिति में बहाल हो गया है। इसलिए बस मारक क्षमता बढ़ाओ। ऑप्टिकल वीडियो की बड़ी स्क्रीन पर एबिस शिप ऑपरेशन सेंटर में सभी ने देखा कि ड्यूक ने दीवार तोड़ने वाले जहाज को धीरे धीरे सतह पर ला दिया था, जिससे पर्याप्त शूटिंग दूरी बनी रही। इसके अलावा रहस्यमय प्रक्षेप पथ को स्थिर करने के लिए स्थान भी छोड़ दें। फिर ड्यूक ने हाथ बढ़ाकर ट्रिगर खींचा और वह ढीला होना बंद हो गया। अनगिनत डेजर्ट ईगल्स ने भी ट्रिगर खींचा। एक पल में स्क्रीन पर गोलियां उड़ने लगीं और अथाह रिंग संरचना पर अनगिनत विस्फोट हुए। विस्फोट की शॉक वेव से समुद्री जल लगातार प्रभावित हो रहा था, जिससे बुलबुले बन रहे थे। अधिक से अधिक बुलबुले इकट्ठे हुए और एक निर्वात वातावरण बना, जिससे विस्फोट की आतिशबाजी और भी तीव्र हो गई। शानदार। अध्यक्ष महोदय ने अपना सबसे कड़ा हमला बोला है। ये डेजर्ट ईगल है। एबिस शिप ऑपरेशन सेंटर में एक के बाद एक विस्मय के शटर उठे, लेकिन जल्द ही हर कोई लगातार हमले के दृश्यों से हैरान हो गया और चुपचाप बड़ी स्क्रीन को देखने लगा। जब तक ड्यूक ने बुलेट चेन का एक राउंड फायर करना समाप्त किया, उसने बहुत ही कम समय में बुलेट चेन को एक नए से बदल दिया और गोलाबारी का एक नया राउंड शुरू कर दिया। 10 मिनट। बमबारी 10 मिनट तक चली। ड्यूक ने अचानक ट्रिगर खींचना बंद कर दिया और दीवार तोड़ने वाले जहाज को सीधे निर्वात क्षेत्र से होते हुए रसातल रिंग संरचना के शीर्ष पर उतार दिया। आसपास के रहस्यमय ट्रैक अस्त व्यस्त थे और एबिस शिप ऑपरेशन सेंटर में संचार स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई थी। ड्यूक स्पष्ट रूप से देख सकता था कि अथाह वलय संरचना की सतह में छेद हो गया था। दरारों से देखते हुए अथाह वलय संरचना में कोई मोटाई नहीं थी, बस कागज जितना पतला एक खोल था और खोल के अंदर अंतहीन अंधेरा था। टूटे हुए जहाज के पतवार से निकलने वाला प्रकाश दरार के नीचे के अंधेरे को उजागर नहीं कर सकता। इस समय अचानक दरारों से कई काली परछाइयां बाहर निकलीं। ड्यूक ने एक सहज चाल चली और दीवार तोड़ने वाले जहाज के पतवार ने एक ऊर्जा भुजा फैलाकर काली परछाइयों को पकड़ लिया। इसे अपने हाथ में पकड़ते ही यह तुरंत काले कोहरे में बदल गया। डूबता हुआ दानव नहीं, ये डूबता हुआ दानव नहीं है, ये क्षयग्रस्त आध्यात्मिकता है। ड्यूक ने अपनी भुजाएं तेजी से हिलाईं और दीवार तोड़ने वाला एक स्टार मेचा में बदल गया। उसने दरारों से बाहर निकलने वाली सभी काली छायाओं को पकड़ने के लिए अनगिनत भुजाएं भी फैलाईं। काली धुंध में कुचला और बिखर गया। ये क्रिया कई सेकंड तक चली। कागज की पतली रसातल की अंगूठी की संरचना को जल्दी से बंद कर दिया गया है।
केवल कुछ दरारें छोड़ दी गई हैं जिन्हें मरम्मत की जा रही है, और जो काली छायाएं बाहर आई, उन्हें ड्यूक ने एक एक करके पकड़ लिया, लेकिन नमूनों को बचाया नहीं जा सका। दीवार तोड़ने वाले जहाज द्वारा इन क्षयग्रस्त आत्माओं को नष्ट कर दिया गया था। ऊर्जा सीधे वाष्पित हो जाती है। लेकिन ये सब जियाओ यी और आर्टिफैक्ट की आंख द्वारा पूरी तरह से रिकॉर्ड किया गया था। संचार बहाल हो गया और थेरसिस की आवाज सुनाई दी, ड्यूक, आपने क्या खोज की है? यहाँ देखो। ड्यूक ने उस दरार की ओर इशारा किया जिसकी मरम्मत की जा रही थी। अथाह वलय संरचना हमारी दुनिया में एक अवरोध है, और अभी, जैसा कि आंद्रे इवनिंग प्रिमरोज ने कहा, मैंने कोरोनल सूर्य के लिए ये दरवाज़ा खोला है, अध्याय का दरवाज़ा खुला है। क्या, ये तो बस अफसोस की बात है। ड्यूक ने अपना सिर हिलाया। क्राउन ऑफ द सन चैप्टर का ये रास्ता एक बंद रास्ता है, जो अमरता की बजाय क्षय की ओर ले जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको ध्यान से देखने के लिए एक वीडियो भेजूंगा। ड्यूक ने गुप्त संदेश के तीर के माध्यम से अभी की स्थिति प्रेषित की। वो स्वयं दीवार तोड़ने वाले जहाज को चला रहे थे, जो मरम्मत की गई खाई के घेरे वाली संरचना के ऊपर लटका हुआ था, और चुपचाप ध्यान कर रहे थे। अभी अभी घटित हुए दृश्य का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तीव्र दरारों में अंतहीन अंधेरा लोगों को सिहरन पैदा करता है। किस तरह का अतीत इतना घना क्षय पैदा कर सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि देवी निक्स ने कहा कि यह एक भ्रष्ट दुनिया है। जंगली महाद्वीप की सारी समृद्धि विशाल क्षय पर आधारित है। अगर एक दिन रसातल वलय संरचना इसे सहारा नहीं दे सकती, तो क्या क्षय सब कुछ निगल जाएगा? ड्यूक ने जोर से अपना सिर हिलाया। वह इस पहलू के बारे में बहुत गहराई से सोचना नहीं चाहता था, लेकिन वह सोचना बंद नहीं कर सका। पृथ्वी तारे के नीचे आध्यात्मिकता का क्षय हो रहा है। अगर यह वास्तव में देवताओं की अंगूठी है, तो क्या इसका मतलब यह है कि देवता आत्मा के गुलाम बन गए हैं? अपना सिर हिलाते हुए उसने फिर सोचा, यदि ये देवताओं की अंगूठी नहीं है, बल्कि दुनिया के नियमों का विकास है, तो भ्रष्ट आध्यात्मिकता कहाँ से आती है? ड्यूक इसे समझा नहीं सकता, लेकिन वह जानता था कि अब वो अथाह वलय संरचना पर बमबारी नहीं कर सकता। अगर अथाह वलय संरचना वास्तव में टूट गई, तो इससे अपूरणीय क्षति होगी। तब क्षयग्रस्त आध्यात्मिकता तुरंत ही संपूर्ण जंगली महाद्वीप को अपने में समा लेगी, तथा वर्तमान में फल फूल रही आध्यात्मिक रहस्यमय प्रणाली को निगल जाएगी। ड्यूक ने अपने ख्यालों को एक तरफ रख दिया और अपने मूड को खुश करने की कोशिश की। अथाह रिम की संरचना की खोज यहीं रुक जाएगी। इसके बाद हमें दुनिया के अस्तित्व के रहस्य को खोजने के लिए साइज की दीवार और गैंगफेंग परत से शुरू करना चाहिए, और 9वें रिंग सूर्य पर प्रभाव डालना चाहिए। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि देवी निक्स द्वारा याद दिलाया गया अक्षयकारी विश्व उन दुष्ट देवताओं के कारण था जो दुनिया को नष्ट कर देंगे। अब ऐसा लगता है कि मामला ऐसा नहीं है। अपनी ताकत को बेहतर बनाने की तत्काल आवश्यकता है। जब कोई मजबूत होता है तभी वह गहरे रहस्यों को समझ सकता है, और दुनिया के विनाश से पहले देवी निक्स को दूर ले जाने और अपने रिश्तेदारों को आपदाओं से बचाने की ताकत रखता है। जियाई, हम वापस जा रहे हैं। दीवार तोड़ने वाला जहाज धीरे धीरे सतह पर आया और रसातल की अंगूठी संरचना से दूर चला गया। जैसे जैसे ऊर्जा का प्रकाश पीछे हटता है, अथाह वलय संरचना अंधेरे में गायब हो जाती है और अब दिखाई नहीं देती। केवल 130,000 किलोमीटर तक फैली यह पानी के नीचे की खाई दुनिया में एक छेद बनाती हुई प्रतीत होती है, जो सभी अंधेरे पक्षों को उजागर करती है। इससे लोग भयभीत और भ्रमित हो जाते हैं। अध्याय 378 आर्या पोजिशनिंग सिस्टम। स्टार कॉन्फ्रेंस रूम में झगड़े का माहौल फीका पड़ गया है, लेकिन रसातल की अंगूठी संरचना के तहत अंतहीन सड़े हुए माहौल के बारे में अभी भी कई सुराग नहीं हैं। वास्तव में ऐसी बहुत कम जानकारी है जिस पर शोध किया जा सके। आध्यात्मिक अर्चना को और बेहतर बनाने से पहले रसातल वलय संरचना पर शोध वलय संरचना पर ही रुक जाएगा। ड्यूक सम्मेलन कक्ष की मुख्य सीट पर बैठे और गहरी आवाज में निष्कर्ष निकाला। इसके अलावा म्यूज अपने स्टार टॉवर से संबंधित ज्ञान को भी सितारों से खोजने की कोशिश करें। टावर ऑफ स्टॉर्स की मुख्य निदेशक म्यूज भी बूढ़ी हो रही हैं। 60 साल पहले उन्होंने ही ड्यूक को विल ऑफ द स्टॉर्स को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया था। ये सुनकर म्यूज ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है अध्यक्ष जी, मैं ज्योतिषियों को दिन रात तारों का अध्ययन करने के लिए भेजूंगी और तारों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करूंगी। ठीक है। ड्यूक ने भीड़ के चारों ओर देखा। उसकी नज़र 200 से ज्यादा सितारों के चेहरों पर घूमी और आखिरकार अवलोकन टावर के कार्यकारी निदेशक शॉन के चेहरे पर टिक गई। शॉन, आप संरचनाओं के क्षेत्र में एक भविष्यवक्ता हैं, और आप संरचनाओं में एक नेता भी हैं। संकलन समिति के निदेशक, रिंग संरचना पर अनुवर्ती शोध का नेतृत्व करने के लिए आपको छोड़ दिया जाएगा। शॉन ने उत्साहित स्वर में सिर हिलाया। कृपया आश्वस्त रहें लाउड स्पीकर, मैं रसातल वलय संरचना के सभी रहस्यों को जानने के लिए कई निर्माण ऋषियों के साथ काम करूंगा। अथाह वलय संरचना के रहस्य को जानने से न केवल मानव जाति की आध्यात्मिक रहस्यों की बुनियादी समझ में वृद्धि हो सकती है,
इससे उनके लिए चंद्रमा चरण अध्याय को प्राप्त करने और 8 रिंग वाले चमकदार चंद्रमा तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होने की अधिक संभावना है। इसलिए वो मन ही मन ड्यूक का आभारी था, क्योंकि ड्यूक उसका समर्थन कर रहा था। बेशक ड्यूक द्वारा सीन का समर्थन करने का कारण ये है कि सबसे पहले सीन संरचनाओं के क्षेत्र में एक भविष्यवक्ता और एक पेशेवर समकक्ष है। दूसरे, सीन 7 टावर्स फेडरेशन का एक बूढ़ा व्यक्ति है। यदि सीन को हुयू में पदोन्नत किया जा सकता है तो ये ड्यूक के स्टॉर्स ग्रुप पर प्रभाव के लिए फायदेमंद होगा। समग्र नियंत्रण। सत्ता में रहने वाला व्यक्ति सत्ता में ही रहता है। हालांकि वह भाई भतीजावाद नहीं कर सकता, फिर भी वह ये पहचान सकता है कि कौन उसका प्रत्यक्ष वंशज है और कौन उसका अपना। बैठक में लिए गए निर्णय पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद शॉन ने अथाह वलय की संरचना पर शोध करने का महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में लिया। ड्यूक ने अगले विषय पर आगे बढ़ना शुरू किया। अथाह वलय की संरचना को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, लेकिन दीवार की आह और गैंगफेंग परत की खोज को रोका नहीं जा सकता है। हालांकि हर कोई मौजूदा कठिनाइयों से निपटने के तरीके पर अपनी राय व्यक्त कर सकता है। जैसे ही ड्यूक विषय को उठाता है, स्टॉर्स कॉन्फ्रेंस रूम में फिर से शोर शराबा शुरू हो गया। 200 से ज्यादा स्टॉर्स ने अपनी राय जाहिर की और देखते ही देखते सब्जी मंडी की तरह अफरा तफरी मच गई। सौभाग्य से हर किसी की मानसिक धारणा बहुत मजबूत है, इसलिए चाहे दृश्य कितना भी अराजक क्यों न हो, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटेगी नहीं। इसलिए ड्यूक को व्यवस्था बहाल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये हजारों सालों से 7 टावर्स फेडरेशन की परंपरा रही है। सितारे वे सभी लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके हैं। वे अभिमानी और अहंकारी हैं और वे सख्त नियमों से नियंत्रित होने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। सितारों के छोटे मोटे गुस्से को सहना एकता के लिए अधिक अनुकूल है। वास्तव में गैंगफेंग परत पर हमला करने का कोई तरीका नहीं है। अगर हवा को तोड़ने वाला जहाज 3 या 4 बार नहीं घूमता है तो मुझे डर है कि यह गैंगफेंग परत को नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन आहों की दीवार सिर्फ एक भूतिया दीवार है। जब तक हम एक सटीक स्थिति प्रणाली जोड़ सकते हैं, हम इस परत को तोड़ सकते हैं। शैतान दीवार को हरा देता है। यह अच्छा लगता है, लेकिन इसका पता कैसे लगाया जाए? गुप्त संदेश की घंटी। स्पीकर ने गुप्त संदेश के तीर की कलाकृति बनाने के लिए गुप्त संदेश की अंगूठी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया, ताकि हम समुद्र के नीचे मुश्किल से संवाद कर सकें। आहों की दीवार के हस्तक्षेप को दूर करने के लिए हमें किस तरह की कलाकृति बनाने की आवश्यकता है? ये भी काम नहीं करेगा, वह भी काम नहीं करेगा। मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपको बता दूं, ऐसा करो। एक दाढ़ी वाले स्टार ने बड़बड़ाते हुए कहा, 100 रसातल जहाज सीधे हमला करने के लिए भेजो। मुझे विश्वास नहीं होता कि एक भी रसातल जहाज हमला नहीं कर सकता। युवा और बूढ़े आदमी, आप अभी भी सोचते हैं कि यह आपका भाड़े का शहर है। ये 7 टावर्स फेडरेशन है, एक सभ्य शब्द। यदि आप लाओ अजू की आलोचना करते हैं तो मैं लाओ अजू के बारे में बोलूंगा। अगर तुम मुझसे गंदी बातें करते रहे तो मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। मुझे छूने की कोशिश करो, तुम्हारे साथ क्या गलत है? ये देखकर कि सितारे कार्रवाई करने वाले थे, ड्यूक ने ठंडी आवाज में कहा, शेनजिंग, मैं तुम्हें कुछ सम्मान दे रहा हूं, है ना? ये सितारों का सम्मेलन कक्ष है, स्नानघर नहीं। उसके पास अधिकार है। सितारों के सम्मेलन कक्ष में तुरंत सन्नाटा छा गया, और जो सितारे गालियां दे रहे थे वे केवल कुछ ही बार बुदबुदाने का साहस कर सके। विंडब्रेकर का सुधार और पुनरावृत्ति जारी रहेगी। ड्यूक ने विंडब्रेकर निर्माण आधार के प्रभारी व्यक्ति की ओर देखा और फिर कहा, एबिस शिप के लिए पुनरावृत्तियों की भी आवश्यकता है, लेकिन पहले जो प्रस्तावित किया गया था वह सटीक स्थिति भी आवश्यक है। वहां एक विराम था। ड्यूक ने जोर देकर कहा, संक्षेप में, आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें और 7 टावर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय नीति डगमगाएगी नहीं। अंत पर जोर देते हुए, ये देखते हुए कि सितारों की कोई अन्य राय नहीं थी, ड्यूक ने तुरंत बैठक स्थगित करने की घोषणा की, मुड़े और हाथ में चाय का प्याला लेकर चले गए। एक पल में सितारों की मीटिंग रूम में जिन्हें डेट मिलनी चाहिए थी वे डेट पर चले गए, और जिन्हें अपने अवतारों को बिखेरना चाहिए था वे सीधे बिखर गए। जो सितारे अपने असली रूप में मीटिंग में आए थे वे शतरंज खेलने या शराब पीने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर 2-2 या 3-3 की संख्या में चले गए। आध्यात्मिक रहस्यों का कारण वास्तव में भव्य है, लेकिन सितारे अभी भी अपने जीवन के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और बाहरी चीजों से हिलते नहीं हैं। ड्यूक ने पलटकर देखा तो उसे भी उसकी पत्नियां घेरे हुए थीं, जो हर दिन का आनंद ले रही थीं। अब उन्होंने और शियाई ने अपनी सारी ऊर्जा विंडब्रेकर और एबिस जहाजों के अनुकूलन और पुनरावृत्ति के लिए समर्पित कर दी है, और अन्य चीजों का अध्ययन करने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ भी अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। गुफा माइक्रोस के आध्यात्मिक युग के तेजी से विकास के साथ ड्यूक का पृथ्वी से ज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो गया है। पृथ्वी पर सभी वैभव, जहां तक ड्यूक को उनके बारे में पता है, मूल रूप से पिछले 60 वर्षों में पुनरुत्पादित किए गए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा करने का अथक प्रयास किया है जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं हुआ, बशर्ते कि इसके पीछे कोई मार्गदर्शक सिद्धांत हो, भले ही वह केवल विज्ञान कथा ही क्यों न हो।
जहां तक ऐसी सामग्री का सवाल है जो कभी अस्तित्व में नहीं आई या धरती पर दिखाई नहीं दी, ड्यूक इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वह उसे बना पाएगा। इसलिए अब वह पूरी तरह से संघीय सरकार के मुखिया में तब्दील हो गया है। अब वह खुद शोध की अग्रिम पंक्ति में नहीं खड़ा है, बल्कि दूसरों की प्रतिभा को पूरा मौका दे रहा है। ड्यूक को इस बात पर सहजता महसूस हुई। मैं जीवन भर संघर्ष करता रहा हूँ, क्या मैं इसका आनंद नहीं ले सकता? जो कोई भी उसे इसका आनंद नहीं लेने देगा, उसे 8 छल्ले वाला रेत ईगल द्वारा सेवा दी जाएगी। 7 साल बीत चुके हैं और कैलेंडर स्टॉर्म कैलेंडर 4483 में बदल गया है। ड्यूक पहले से ही 87 साल का है। बेशक वो अभी भी 18 साल के लड़के की तरह दिखता है। उसकी 2 मूंछों को छोड़कर उसके चेहरे पर कोई भी चीज उम्र का निशान नहीं लगा सकती। बधाई हो मेरे प्यारे, अब तुम परदादा हो। किरिया नुताओ, जिसे सफलतापूर्वक पृथ्वी आर्कन मैच के चौथे स्तर पर पदोन्नत किया गया है, ने ड्यूक को गले लगाया और हार्दिक रात की लड़ाई के बाद मीठे शब्द कहे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्यूरेस को इतनी जल्दी बच्चा हो जाएगा। ड्यूक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह समझ में नहीं आता, ड्यूरेस बच्चे को क्यों नहीं रोक सकता? ड्यूरेस उनका सबसे बड़ा पोता है। जब इस लड़के के पिता ड्यूक के सबसे बड़े बेटे ने उसका नाम ड्यूरेस रखा तो ड्यूक बहुत देर तक उस पर हंसता रहा। मुझे लगता है कि ड्यूरेस को डर है कि वह परिवार की चौथी पीढ़ी के सबसे बड़े बेटे को जन्म नहीं दे पाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्यूरेस इतना महत्वाकांक्षी होगा कि भाग्य द्वारा उस पर लगाए गए अवरोधों को तोड़ देगा और ड्यूक परिवार के चौथी पीढ़ी के सबसे बड़े बेटे को बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। अगर आप इसे रोक नहीं सकते तो बस इसे रोक दें। अगर हर कोई आपकी तरह है तो क्या आप बच्चे पैदा करने से पहले अपने 30वें दशक तक इंतजार कर सकते हैं? किलिया नुताओ ने अपनी आंखें घुमाईं। वह लंबे समय से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन ड्यूक हमेशा से एक बच्चा चाहता था। वह सहमत नहीं था, और जब तक उसे पृथ्वी अर्चना जादूगर के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया तब तक वह नर्म नहीं पड़ा। ड्यूक ने अपनी भौहें उठाईं। मैं उस समय अपने करियर और आध्यात्मिक अभ्यास में व्यस्त था, इसलिए मेरे पास बच्चे पैदा करने का समय नहीं था। आपको बच्चों की देखभाल करने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास समय क्यों नहीं है? छोटी लड़की के साथ ज्यादा समय बिताएं और हमारे परपोते परपोतियां होंगी। बकवास। ठीक है, ये बकवास नहीं है। ड्यूरेस चाहता है कि आप बच्चे का नाम रखें। आप क्या नाम रखने जा रहे हैं? मैं इसे वहन नहीं कर सकता, ड्यूक ने गर्व से कहा। मेरी पहचान क्या है? 7 टावर्स फेडरेशन का स्पीकर। उन सभी का नाम मेरे नाम पर रखा गया है। वे सभी प्रमुख परियोजनाएं हैं जो किसी से कम नहीं हैं और महान युगांतरकारी उत्पाद हैं। यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी शर्मिंदा है। मुझे इसका नाम बताने दो। हम्फ। किलिया फ्यूरिटाओ ने अपनी आंखें घुमाईं और मुंह फेर लिया। मुझे लगता है कि आपकी पत्नी और बच्चे हैं, इसलिए आप हम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ड्यूक एक क्षण के लिए अवाक रह गया। इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर यह बात सत्य प्रतीत होती है। उनकी वर्तमान पत्नी को उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता, और बच्चों का जन्म इतनी बड़ी संख्या में हुआ कि अगर उनकी याददाश्त अच्छी नहीं होती तो वह उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं कर पाते। उनके करीब जाना तो दूर की बात है। अफसोस। ड्यूक ने किलिया फ्यूरियस वेव्स को अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हारा मूल्य कैसे न समझूं? तुम जानती हो, हालांकि मैं भावुक हूं, मैं भावनाओं का भी मूल्य समझता हूं। तुम सभी अस्तित्व हो जिन्हें मैं खजाने की तरह मानता हूं। मेरे जीवन की सबसे खुशी की बात यह नहीं है कि मैं शीर्ष पर पहुंच गया, बल्कि यह है कि मेरे पास तुम हो। किलिया फ्यूरियस वेव्स भावुक हो गईं, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा, यह अच्छा लगता है, लेकिन मैंने आपको विवियन से मिलने अक्सर नहीं देखा है। विवियन? ड्यूक फिर चुप हो गया। विवियन अभी भी कुहाई शहर के ओक टूथ हिल में अपनी बहनों मुलाली और मुलाशान के साथ रहती हैं तथा ड्यूक के लिए ओक टूथ हिल कैसल का प्रबंधन करती हैं। बात बस इतनी है कि वे समय की चमक को रोक नहीं सकते और अपनी अंतिम उम्र में वे पूरी तरह से बूढ़े हो चुके हैं। काफी देर बाद ड्यूक ने आह भरते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं विवियन और अन्य लोगों से नहीं मिलूंगा, बल्कि ऐसा है कि वे अब मुझसे मिलना नहीं चाहते। किलिया फ्यूरी ने तुरंत ड्यूक को गले लगा लिया। मुझे खेद है, मैंने गलत बात कह दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यूक ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े विवाहित जोड़े, अगर इस बातचीत में कुछ भी गलत है तो मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आप अंत तक मेरे साथ रह सकें। ऐसा नहीं है कि ड्यूक विवियन और अन्य दो को इसलिए तुच्छ समझता है क्योंकि वे बूढ़े हैं, बल्कि ऐसा है कि उन्हें खुद पर शर्म आती है और वे ड्यूक के सामने शांति से खड़े नहीं हो सकते। 70 साल से भी अधिक समय पहले उनकी मृत्यु हो गई। वे बूढ़े हो गए हैं और उनके चेहरों पर झुर्रियां पड़ गई हैं, लेकिन ड्यूक अभी भी वही खुशमिजाज लड़का है जो 70 साल पहले था। उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है। मैंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत से लोगों को दूर भेज दिया है। क्रिस्टन फ्यूरी, सुक्तारा, एरविन, सारिलॉन, जियानलुका जाम्ब्रोटा और सैली लेविन। ड्यूक ने एकाकी स्वर में कहा, मेरे जीवन का सबसे सुखद समय वह था जब मैं हेजियाओहे में था, लेकिन हेजियाओहे में मेरे कई दोस्त अब यहाँ नहीं हैं। एक क्षण के लिए दुख हुआ, ड्यूक फिर से खुश हो गया।
उसे वसंत और शरद ऋतु के बारे में दुखी होना पसंद नहीं था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, सौभाग्य से मेरे पास अभी भी तुम हो, तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो। बेशक हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। पति पत्नी के बीच की कोमलता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और उसमें जो खुशी होती है उसे चंद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगले दिन भोर में ड्यूक को खुशखबरी मिली। महामहिम डार्क कंटेनमेंट टावर आरएनडी बेस ने पहली पीढ़ी के डार्क कंटेनमेंट एनर्जी टावर को सफलतापूर्वक विकसित किया है और दूरस्थ संचार सत्यापन से गुजर रहा है। आपको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सचिव रिपोर्ट करने आए। ड्यूक को जिस जानकारी की उम्मीद थी उसे लेकर आए। डार्क गाइड टावर एक सटीक स्थिति निर्धारण प्रणाली है जो गुप्त संदेश की अंगूठी पर आधारित है, जिसमें रहस्यमय प्रक्षेप पथ मार्गदर्शन खोजने का अतिरिक्त कार्य भी शामिल है। कंक्रीट साइड ऑपरेशन उपग्रह पोजिशनिंग सिस्टम के समान। हालांकि वाइल्डनेस महाद्वीप के ऊपर का आकाश एक मजबूत हवा की परत है और उपग्रहों को लॉन्च नहीं किया जा सकता है, इसलिए डार्क डिफ्लेक्शन टावरों को एक दूसरे के उपग्रहों के रूप में उपयोग किया जाता है और फिर एक दूसरे की स्थिति का पता लगाकर प्रत्येक डार्क डिफ्लेक्शन टावर के उन्मुखीकरण को सटीक रूप से कैलिब्रेट किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रसातल जहाज का मार्ग सामान्य है। डार्क इंडक्शन टावर को स्थापित करने के लिए डार्क इंडक्शन टावर को स्टार मेचा के समान ऊर्जा रूप बनाने के लिए सक्रिय किया जाना चाहिए, जिससे इसे एबिस जहाज के साथ एकीकृत किया जा सके। सौभाग्य से सितारे पहले से ही नियमों की शक्ति को ऊर्जा रूप में परिवर्तित करने में पारंगत हैं और उन्होंने सफलतापूर्वक डार्क एनर्जी टावर विकसित किया है। कुछ मिनट बाद ड्यूक वेलसॉन्ग मिरर लेक स्थित डार्कियन टावर आर&डी बेस पर पहुंचा। श्रीमान लाउडस्पीकर, श्रीमान लाउडस्पीकर। ड्यूक को देखकर अनुसंधान एवं विकास बेस के शोधकर्ताओं ने सलामी दी, लेकिन व्यस्तता अभी भी जारी है। सितारे डार्क एनर्जी टावर को एबिस शिप में एकीकृत कर रहे हैं। ड्यूक भी मदद के लिए आगे आए। लगभग आधे घंटे बाद तीनों रसातल जहाजों ने सफलतापूर्वक डार्क एनर्जी टावर को एकीकृत कर दिया। फिर तीनों सितारों ने रसातल जहाज को वेलसॉन्ग मिरर झील में बेहद तेज गति से यात्रा करने के लिए प्रेरित किया और ऊर्जा रूप को अधिकतम तक चालू कर दिया, जो रहस्यमय प्रक्षेपवक्र में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त था। डार्क एनर्जी टावर से संपर्क करें। सिल्वेस्टर स्वयं कमांड कंसोल पर बैठे थे। नंबर 1 डार्क एनर्जी टावर को सफलतापूर्वक कनेक्ट कर दिया गया है और ब्रैंडन एबिस शिप ने संचार का अनुरोध किया है। नंबर 2 डार्क कंटेनमेंट एनर्जी टावर को सफलतापूर्वक जोड़ा गया। फ्रांसिस्को लोकस्ट एबिस शिप ने संचार का अनुरोध किया। संचार तक पहुंच। सिल्वेस्टर ने आदेश दिया और फिर एक नया आदेश जारी किया। नंबर 3 डार्क एनर्जी टावर से संपर्क बनाए रखें। नंबर 3 डार्क एनर्जी टावर अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। क्या हुआ? इस बूढ़े लड़के टियो ने रसातल जहाज के मार्ग को जला दिया होगा। फ्रांसिस्को मिगुएल की आवाज आई। ये संभव है, ब्रैंडन ने जवाब दिया। ड्यूक पोडियम पर सोफे की कुर्सी पर बैठा था, बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। प्रयोग में त्रुटियां अवश्य होंगी, जब तक कि सामान्य दिशा सही हो। सिल्वेस्टर ने भावशून्यता से कहा। नंबर 3 डार्क एनर्जी टावर से संपर्क करना जारी रखें। कुछ समय बाद कमांड पोडियम से एक आवाज आई। नंबर 3 डार्क एनर्जी टावर को सफलतापूर्वक कनेक्ट कर दिया गया है और टियो एबिस शिप संचार का अनुरोध कर रहा है। अनुमति। जिजी, कुछ गड़बड़ है। रसातल जहाज के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया है। टावर कम्युनिकेटर में टियो की आवाज सुनाई दी। मुझे दिमाग को शांत करना था, जिससे थोड़ा समय लग गया। कुल मिलाकर उपरोक्त समस्या बड़ी नहीं है। जब तक ऊर्जा पथ जला नहीं जाता, मैं बाद में इसे एक नए मस्तिष्क से बदल दूंगा। सिल्वेस्टर ने राहत की सांस ली। मस्तिष्क में शॉर्ट सर्किट होना एक सामान्य घटना है, विशेष रूप से हाल के समय में प्राचीन आत्माओं के लिए। जब वे बुद्धिमान मस्तिष्क में रूपांतरित हो गए तो आत्मिक शरीरों की मस्तिष्क क्षमता संभवतः अपर्याप्त थी, जिसके कारण अक्सर उनकी सोच अटक जाती थी। केवल इतना ही कह सकते हैं, विभिन्न योग्यताओं वाली प्राचीन आत्माओं में रूपांतरित बुद्धि की तीव्रता अलग अलग होती है। हालांकि बौद्धिक मस्तिष्क के बड़े पैमाने पर विकास के साथ जंगल महाद्वीप में नई प्राचीन आत्माओं को खोजना मुश्किल हो गया है, इसलिए कई शॉर्ट सर्किट बौद्धिक मस्तिष्कों को अभी भी काम करना है। ठीक है, अब 3 डार्क एनर्जी टावरों को जोड़ दिया गया है और संचार परीक्षण शुरू हो सकता है, सिल्वेस्टर ने कहा। फिर तीनों अथाह जहाज़ों ने एक दूसरे की स्थिति का आकलन करने के लिए डार्क एनर्जी टावर का उपयोग करना शुरू कर दिया। कमांड सेंटर में बड़ी स्क्रीन पर एक विशेष चित्र भी दिखाई दिया, जो अनगिनत रहस्यमय प्रक्षेप पथों के बीच एक सिमुलेशन गणना थी। जल्द ही सिमुलेशन गणना के परिणाम सामने आए। 3 डार्क एनर्जी टावरों के उलझाव की मदद से 3 अथाह जहाज़ों की स्थिति बड़ी स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से स्थित थी। तालियां बजीं और ड्यूक ने ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, गुप्त ऊर्जा टावर योजना सफल मानी जाती है। अब हम सिस्टम में सुधार करेंगे और आहों की दीवार की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, महामहिम अध्यक्ष ने ठीक कहा, अब आहों की दीवार पर हमला करने का समय आ गया है।
मुझे आशा है कि मैं अपने जीवन काल में कोई चमत्कार होते हुए देख सकूंगा। संपूर्ण सेवन टावर्स फेडरेशन के असीमित संसाधनों को पवन जहाज़ों और रसातल जहाज संचालन को तोड़ने की राष्ट्रीय नीति में निवेश किया गया है, इसलिए अनुसंधान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। डार्क एनर्जी टॉवर का प्रारंभिक संचार परीक्षण गर्मियों में पूरा हो गया था और इसे आधिकारिक तौर पर शरद ऋतु में अंतिम रूप दिया गया था और सभी रसातल जहाज़ों पर डार्क एनर्जी टॉवर स्थापित किया गया था और 24 रसातल जहाज़ों को एक गठन में व्यवस्थित किया और डार्क एनर्जी टॉवर की मदद से एक अत्यंत शक्तिशाली पोजिशनिंग सिस्टम संकलित किया। ड्यूक द्वारा आर्या नाम दिया गया ये पोजिशनिंग सिस्टम विशेष रूप से आहों की दीवार को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शरद ऋतु के अंत में जब आकाश साफ होता है और बादल छंट जाते हैं तो एबिस फ्लीट आधिकारिक रूप से रिटन आइलैंड सिटी के बंदरगाह से रवाना होता है और दादोंगई सागर के पूर्वी छोर पर साइज की दीवार की ओर बढ़ जाता है। यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्यमय अन्वेषण है। आधिकारिक नाम अभी भी एबिस शिप एक्सप्लोरेशन ऑपरेशन है, लेकिन निजी तौर पर इस मामले पर ध्यान देने वाले सभी लोग इसे घर वापसी की यात्रा कहते हैं, क्योंकि लोग अब भी मानते हैं कि मानव जाति के पूर्वज महान पूर्वी सागर से भटक कर आए थे और उन्हें जंगल महाद्वीप की उपजाऊ मिट्टी मिली थी। आहों की दीवार से गुजरने के बाद आप अपने असली गृहनगर उस द्वीप पर पहुंचेंगे जहां से शूरवीर आते हैं। मुझे डर है कि मैं लोगों को निराश करने जा रहा हूं। आहों की दीवार के सामने वाला द्वीप किसी भी तरह से वह द्वीप नहीं है जहां से शूरवीरों की उत्पत्ति होती है। एबिस बेड़े में स्टार पायलटों ने एरिया पोजिशनिंग सिस्टम में लापरवाही से बातचीत की, यहां तक कि मुझे और दूसरों को भी इसे पार करने में बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन शुरुआती शूरवीरों ने इसे पहले पार कर लिया। ये पक्का नहीं है, क्या होता अगर उस समय आहों की दीवार नहीं बल्कि शांत समंदर होता? कुछ सितारों ने आपत्ति भी जताई। सर, आप क्या सोचते हैं? मुझे नहीं मालूम, ड्यूक ने शांति से जवाब दिया। वह एबिस शिप स्क्वाड्रन में भी शामिल हो गया। उसका दीवार तोड़ने वाला जहाज वर्तमान में सबसे शक्तिशाली एबिस जहाज है और ड्यूक की लड़ाकू प्रभावशीलता भी एक ट्रम्प कार्ड है। इतना ही नहीं, कई हुए रहस्यमय प्रशिक्षक भी हैं जो रसातल जहाज गठन में शामिल हो गए हैं, प्रत्येक अन्वेषण के लिए एक रसातल जहाज चला रहा है। ये कहा जा सकता है इस ऑपरेशन का पैमाना सेवन टावर्स फेडरेशन के एकीकरण युद्ध के बराबर है और इस संरचना में शामिल सभी स्टार पायलट कुलीन थे। सर, स्पीकर को शायद कुछ अंदाजा होगा, चलिए इस बारे में बात करते हैं। वैसे भी अंतहीन तूफान तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। जी श्रीमान ड्यूक, मुझे बताओ, थेरसर्स ने भी आर्या पोजिशनिंग सिस्टम में बात की थी और उसने भी इस ऑपरेशन में भाग लिया था। उसके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस कोरोनेशन चैप्टर को जीतने में उसकी विफलता थी, इसलिए वह इस कार्रवाई का उपयोग ड्यूक के लिए भविष्य में कोरोनेशन चैप्टर को जीतने के लिए एक अच्छी नींव रखने के लिए करना चाहता था। इस तरह ड्यूक अपने जीवनकाल की समाप्ति से पहले 9वें रिंग सन को सफलतापूर्वक हिट करने में सक्षम हो सकता है। केवल थेरसर्स ही ऐसा नहीं था जो अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। लोरेंस आंकागोम, डनड्रैगन लेंस, थिया फाइकेंडल, म्यूज, जिडिल अवेकनिंग आदि कई परिचित सितारे अपने जीवनकाल की सीमा तक पहुंचने वाले हैं। सितारों की 300 से 400 साल की उम्र बहुत लंबी लग सकती है, लेकिन वास्तव में गहन और असीम आध्यात्मिक रहस्यों के लिए ये बस पलक झपकने के बराबर है। इसके अलावा कई सितारे खुद 200 साल से अधिक पुराने हो चुके होते हैं जब उन्हें पदोन्नत किया जाता है और उनके पास कोई शेष समय नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। ड्यूक एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी साधना अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी उनकी आयु 100 वर्ष भी नहीं हुई है। चूंकि बॉस ने बोल दिया है तो मैं आपको बता दूं। ड्यूक सेल्सियस को मुंह दिखाने से खुद को नहीं रोक सका, इसलिए उसने गहरी सोच में कहा, वर्तमान में ज्ञात जानकारी के आधार पर मुझे नहीं लगता कि आहों की दीवार के दूसरी तरफ ये वह द्वीप है जहां से शूरवीरों की उत्पत्ति होती है। आहों की दीवार और अंतहीन तूफानों के बिना भी मनुष्यों के लिए तूफानी महासागर को पार करना बहुत कठिन होगा। इसलिए ड्यूक का मानना है कि मनुष्य ही इस जंगल महाद्वीप के मूल निवासी हैं। हालांकि उन्होंने विषय बदला और आगे कहा, मुझे लगता है कि मानव की उत्पत्ति का शूरवीरों की उत्पत्ति के द्वीप से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ शूरवीरों की उत्पत्ति के द्वीप का अस्तित्व और यह कहाँ स्थित है, इसकी बात है। मेरे लिए, मैंने अभी तक सबसे अच्छे समाधान के बारे में नहीं सोचा है। समझाएं। वह ठंडे रेगिस्तानी महाद्वीप पर था, लेकिन उसने वहां ऐसे स्वदेशी लोगों को देखा जो मनुष्यों के समान थे। जंगली महाद्वीप में हमने ओक प्रजाति के लोगों और कई अन्य प्रकार के अजीब दिखने वाले मूल निवासियों को भी देखा। ये देखा जा सकता है कि इन ग्रहों के बीच निश्चित रूप से रहस्यमय और जटिल संबंध हैं। शायद पृथ्वी स्टार वाइल्ड कॉन्टिनेंट, एयर स्टार कोल्ड कॉन्टिनेंट और यहाँ तक कि ब्लड स्टार वाइल्ड कॉन्टिनेंट के मानव सभी तथाकथित नाइट सोर्स आइलैंड से विकसित हुए हैं। ये द्वीप, जो शूरवीरों का उद्गम स्थल है, अस्तित्व में हो भी सकता है और नहीं भी। जैसा कि देवी निक्स ने कहा, यह एक पतनशील दुनिया है और हम वास्तव में एक पतनशील आध्यात्मिकता पर स्थित हैं।
शूरवीरों की उत्पत्ति का द्वीप पहले से ही क्षय का हिस्सा हो सकता है, ड्यूक ने कहा, उसका स्वर धीरे धीरे अधिक उत्साही होता जा रहा था। इसलिए हमें एक रास्ता खोजना होगा। क्या शूरवीरों की उत्पत्ति का द्वीप पहले से ही क्षय में है? वक्ता का विचार समझ में आता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं भी वास्तव में इससे सहमत नहीं हूँ। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हालांकि मैं कभी भी देवी निक्स से नहीं मिला हूँ, नहीं मुझे सितारों की इच्छा से ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं केवल आपके पिछले ज्ञान के आधार पर इस बात से सहमत हूँ। लॉर्ड स्पीकर, कुछ सितारों ने चुपके से उसे छेड़ा। चापलूसी। सितारों ने अपनी राय व्यक्त की और यात्रा के दौरान समय तेजी से बीत गया। जब रात बीत गई और सूरज पूर्वी आसमान से उग आया तो अंतहीन तूफान आ चुका था। आसमान और समुद्र में घुसने वाले इस विशाल तूफान ने लगभग पूरी दुनिया को अलग अलग कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरिक्ष अस्थिर हो गया है और तूफान के कहर से कभी भी टूट सकता है। लेकिन रसातल जहाज के लिए ये बस एक मामूली बात है। नियमों की शक्ति से निर्मित ऊर्जा रूप इस तूफान का पूरी तरह से सामना कर सकता है। एरिया पोजिशनिंग सिस्टम से संवाद करने के लिए अंतहीन तूफान में प्रवेश करें। अन्य रसातल जहाज संख्या के अनुसार संवाद करते हैं। ड्यूक ने अपने दीवार तोड़ने वाले जहाज में पोजिशनिंग स्क्रीन पर नजर डाली और अन्य रसातल जहाजों के साथ संवाद किया। उसका नंबर 1 था। यह इस ऑपरेशन का स्मार्ट जहाज भी है। खैर, रिपोर्ट नंबर 2, सब कुछ ठीक रहा। मेरा नंबर 3 भी सुचारू रूप से चल रहा है। संचार की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और स्थिति भी बहुत सटीक है। कोई गलती नहीं हुई। पूरा अथाह बेड़ा अंतहीन तूफान में सफलतापूर्वक घुस गया और सटीक स्थिति बनाए रखते हुए निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। अंतहीन तूफान के अंदर हजारों किलोमीटर दूर जाने के बाद एक विशाल धुंध जैसी ऊंची दीवार अचानक दिखाई दी। इसका एक सिरा सीधा आकाश में जाता है और दूसरा सिरा सीधा समुद्र में जाता है। ऐसा लगता है कि यह अंतहीन है। कुआ, ड्यूक गहराई से महसूस कर सकता था कि आहों की इस दीवार में एक देवता जैसी आह थी जो सीधे उसके दिमाग में गायब हो गई। ऐसा लग रहा था मानो तारे उसे चेतावनी दे रहे हों कि वह आहों की दीवार को पार न करे, क्योंकि अप्रत्याशित संकट आ जाएगा। नंबर 3 ने कमांड नंबर 1 को फोन किया। अध्यक्ष महोदय, क्या हमें कार्रवाई शुरू करनी चाहिए? सभी अपनी जगह पर हैं? ड्यूक ने पूछा। सभी अथाह जहाज अपनी स्थिति में हैं? ड्यूक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे आदेश दिया। फिर आहों की दीवार को पार करना शुरू करें और हर समय आर्या पोजिशनिंग सिस्टम द्वारा दी गई दिशा पर ध्यान दें। अपनी आंखों पर विश्वास न करें, अपनी स्वयं की मानसिक धारणा पर विश्वास न करें, केवल पोजिशनिंग सिस्टम पर भरोसा करें। आप जानते हैं, प्राप्त करें। स्पष्ट, चिंता न करें। खुला। अंतिम निर्देश देने के बाद ड्यूक ने बात करना बंद कर दिया और अपने दीवार तोड़ने वाले जहाज को सीधे दीवार की धुंध में ले गया। हुर्रे! स्नैप! गड़गड़ाहट और बिजली कोहरे को भेदते हुए सीधे दीवार तोड़ने वाले जहाज के बाहरी आवरण से टकराई। हालांकि इससे कुछ चिंगारियां निकलीं, लेकिन वे जहाज के बाहरी आवरण को हिला नहीं पाईं। अंतहीन तूफान की तुलना में हालांकि आहों की दीवार खतरों से भरी है, दबाव बहुत अधिक नहीं है। ड्यूक सीधी रेखा में नौकायन करता रहा, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि उसकी नौकायन गति एरिया पोजिशनिंग सिस्टम में वृत्ताकार आकृतियां बना रही थी। यकीनन, यह एक भूत है जो दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही कारण है कि पिछले रसातल जहाज अभियान अंत में विफल हो गए थे। अब जबकि हमारे पास एरिया पोजिशनिंग सिस्टम है, हमने अंततः इसे क्रैक करने का तरीका ढूंढ लिया है। सब लोग खुश हो जाओ। थेरसिस की आवाज आई, मैं भूतिया दीवार से मोहित हो गया हूँ। अब मुझे कोर्स को कैलिब्रेट करना है। आपको खुद ही इसका ख्याल रखना होगा। सर, अपना ख्याल रखिए और मेरे पास मत आइए। यह वाकई अजीब है। मैंने नौकायन पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन फिर भी मैं चूक गया। अन्यथा, हम भूतों से दीवार तोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं? सौभाग्य से, हमारे पास एरिया पोजिशनिंग सिस्टम है। इस बार, हम सफलतापूर्वक वॉल ऑफ साइज को पार कर लेंगे। सितारों ने पोजिशनिंग सिस्टम में बातचीत करते हुए अपना रास्ता सही किया। पिछले अन्वेषण कार्यों की तुलना में इस बार यह बहुत आसान था। लेकिन जल्द ही एक परिवर्तन हुआ। क्या हो रहा है? मैं कैसे उड़ गया? समुद्र कहाँ है? कुछ तारे चिल्लाने लगे। क्या बकवास है, समुद्र चला गया? घास! मैं एक हिमखंड से टकराया। ये वास्तव में एक हिमखंड है। ये सफ़ेद बर्फ से घिरा हुआ है। यहाँ ये सामान्य बात है, बस समुद्र थोड़ा अजीब है, रंग हरा हो गया है। ये हरा रंग लोगों को थोड़ा परेशान करता है। बेलविस, नहीं तो तुम वापस जाओ और मेरी भाभी का परीक्षण करो। रोल, मेरे ख्याल से हम नियमों की सीमा पर चल रहे हैं। सेल्सिस ने सेना का मनोबल स्थिर करते हुए कहा, यहाँ का माहौल वास्तविकता नहीं है, बल्कि नियमों में लगातार हो रहे बदलावों से प्रेरित है। आह! धमाका, धमाका, घुरघुराहट। क्या हो रहा है, सर? सर, वहाँ क्या शोर हो रहा है? कोई बात नहीं, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण मैं आसमान में उड़ गया। धिक्कार है, मैं बहुत डर गया था। जब सभी को पता चला कि सेल्सियस ठीक है तो उन्हें राहत मिली।
हालांकि ड्यूक थोड़ा अजीब है, वो अभी भी समुद्र पर नौकायन कर रहा है, सब कुछ सामान्य और अपरिवर्तित है, और आसपास का कोहरा हल्का और हल्का हो रहा है, और ऐसा लगता है कि वह दीवार से गुजर चुका है। अध्याय 379 ओवरलैपिंग वर्ल्ड्स। धमाका, घना कोहरा छट गया, बड़ी बड़ी लहरें आईं और आसमान में तूफान आ गया। ड्यूक को आखिरकार यकीन हो गया कि वह सच में दीवार की आहों से गुजर चुका है और दीवार की आहों के दूसरी तरफ पहुंच गया है, क्योंकि आर्या पोजिशनिंग सिस्टम पर वह दूसरे अथाह जहाज़ों के सिग्नल नहीं देख सकता था, सिर्फ उसका अपना दीवार तोड़ने वाला जहाज़ ही अकेला मौजूद था। कोई बात नहीं, चलो पहले इस नए अंतहीन तूफान से गुजरें। ड्यूक ने दीवार तोड़ने वाले जहाज को नियंत्रित किया और अत्यंत तेज गति से अंतहीन तूफान को पार कर गया। जब वो अंतहीन तूफान से बाहर निकला तो उसका स्वागत सभी चीज़ों की समृद्ध आभा से हुआ। मैंने केवल क्यूई स्टार के ठंडे उजाड़ महाद्वीप में सभी चीज़ों की ऊर्जा की एकाग्रता का अनुभव किया है। क्या यह नहीं हो सकता है कि आहों की दीवार के विपरीत दिशा में ठंडा उजाड़ महाद्वीप है ना? ड्यूक को थोड़ा दिमाग सुन्न सा महसूस हो रहा है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि हानहुआंग महाद्वीप का क्षेत्रफल मिनगुंग महाद्वीप से थोड़ा ही बड़ा है। इतने बड़े क्षेत्र का एक ही ग्रह पर वितरित होना असंभव है। ये हो सकता है। एक पल के लिए उसके दिमाग में एक विचार को आधा और उसने एक संभावना के बारे में सोचा। पृथ्वी तारा जंगली महाद्वीप रसातल वलय संरचना पर बना है। रसातल वलय संरचना देवताओं की अंगूठी हो सकती है। क्या देवताओं के एक या दो आध्यात्मिक केंद्र हो सकते हैं? 3, 4, 5 और 6 वलय। यानी पृथ्वी तारा वन्यभूमि महाद्वीप को ईश्वर की आत्मा कोर के प्रथम वलय पर स्थापित किया जा सकता है, तथा वायु तारा शीत बंजभूमि महाद्वीप को ईश्वर की आत्मा कोर के दूसरे, तीसरे या अन्य वलय पर स्थापित किया जा सकता है। हाँ, उन्होंने और सबूतों के बारे में सोचा। पृथ्वी सितारों, गैस सितारों, रक्त सितारों, आध्यात्मिक सितारों और यहाँ तक कि मृत्यु सितारों से तारों वाले आकाश का अवलोकन करने पर परिणाम एक जैसे ही हैं। इन ग्रहों के सूर्य और चंद्रमा समान हैं तथा इनके ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा एक जैसे ही करते हैं। तो पृथ्वी तारा, वायु तारा आदि एक विशेष ग्रह, एक स्तरित ग्रह हो सकते हैं। ड्यूक विशाल समुद्र पर सरपट दौड़ रहा था। उसके मन में लगातार विचार आ रहे थे। ये वास्तव में एक अकल्पनीय विश्व दृश्य है, एक भगवान का आध्यात्मिक मूल। बेशक ये भी संभव है कि तथाकथित देवता संसार के सार की अभिव्यक्ति मात्र हों। आखिरकार मनुष्य द्वारा निर्मित आध्यात्मिक अर्चना शक्ति के नियमों का उपयोग करने का एक तरीका है, और शक्ति के नियम स्वयं ही संसार का मूर्त रूप हैं। चिंतित मत हो। मेरे उतरने के बाद हम पुष्टि करेंगे कि क्या ये क्यूई स्टार हानहुआंग महाद्वीप है। ड्यूक ने अपनी भावनाओं को शांत किया। अचानक आर्या पोजिशनिंग सिस्टम पर एक और रसातल जहाज का संकेत दिखाई दिया, और दूसरे पक्ष ने ड्यूक की भी खोज की। वाह सर स्पीकर, क्या मैं आहों की दीवार से गुजरा? यह आसान नहीं है। यह अभी विनाश की यात्रा की तरह था। स्टीवन, मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, ड्यूक बोला। ये कहना मुश्किल है। पहले तो अंतहीन लपटें थीं। मैंने रसातल जहाज को अंतहीन लपटों के बीच से निकाला और फिर अजीब रोशनी हुई। ये रोशनी रसातल जहाज के ऊर्जा खोल को पिघला सकती है। सौभाग्य से मेरे पास बैकअप ऊर्जा भंडारण है, अन्यथा मुझे ये समझाना पड़ता कि यह अंदर है। स्टीफन ने डरते हुए कहा, और फिर पूछा, अध्यक्ष महोदय, नियमों की शक्ति का परिवर्तन बहुत भयानक है। ओह, वैसे आपने किस संकट का अनुभव किया है? ड्यूक एक पल के लिए चुप रहा और फिर जवाब दिया, नहीं। स्टीवन ने आश्चर्य से पूछा, बस कोहरे से गुजरा और फिर बाहर आ गया। स्टीफन चिल्लाया और फिर एक लंबी खामोशी छा गई। जब तक तीसरे अथाह जहाज से संकेत आर्या पोजिशनिंग सिस्टम पर नहीं आया, तब तक ये थोड़ा अजीब संचार समस्या हल नहीं हुई। ब्रैंडन, क्या तुम ठीक हो? सर स्पीकर। स्टीवन, क्या हम आहों की दीवार से गुजर चुके हैं? सिग्नल आधे रास्ते में खो गया था। मुझे लगा कि मैं फिर से वापस जा रहा हूँ। ब्रैंडन की आवाज़ पोजिशनिंग सिस्टम से सुनाई दी। नियमों की सीमा वास्तव में असली है, बहुत खतरनाक है। आपको भी किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ा? स्टीवन ने पूछा। हाँ, लेकिन लॉर्ड स्पीकर, आप भी हमारी तरह ही कोहरे में आराम से चल दिए, आहों की दीवार को पार कर गए। स्टीवन को जीवन के बारे में कुछ संदेह था। ब्रैंडन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, लेकिन उसने जल्दी से अपनी मानसिकता को समायोजित किया। अध्यक्ष सर्वोच्च ऋषि हैं, आध्यात्मिकता का अवतार हैं और नियमों के पक्षधर हैं। ये स्वाभाविक है। श्रीमान अध्यक्ष, आइए हम दूसरों की प्रतीक्षा करना जारी रखें। या आप कहाँ जा रहे हैं? मैं एक नए महाद्वीप की तलाश करने जा रहा हूँ, ड्यूक ने सरलता से उत्तर दिया। जब तक मैं अपना निर्णय सत्यापित नहीं कर लेता, तब तक आप यहाँ प्रतीक्षा कर सकते हैं। वो तुरंत जानना चाहता है कि क्या यह एक ठंडा और उजाड़ महाद्वीप है। ठीक है, संपर्क में रहो। आर्या पोजिशनिंग सिस्टम की संचार दूरी सैद्धांतिक रूप से अनंत है। जब तक वे एक ही दुनिया में मौजूद हैं, वे एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। इसके बाद ड्यूक ने पूरी गति बनाए रखी और समुद्र के पूर्व की ओर बढ़ गया।
जैसे जैसे समय बीतता गया, खोए हुए अथाह जहाजों ने एक के बाद एक संचार बहाल कर लिया और सफलतापूर्वक साइज की दीवार को पार कर गए। एरिया पोजिशनिंग सिस्टम में उत्साह बहाल हो गया है। इस बूढ़े आदमी, मैं यातना से लगभग मर ही गया था। सेल्सियस भी आहों की दीवार से सफलतापूर्वक गुजर गया। आप यहाँ सबसे पहले आए थे, आपको क्या मिला? स्पीकर सबसे पहले दीवार की आहट को पार करने वाले थे, और वे बिना किसी प्रयास के इसे पार कर गए। वे यहाँ नए महाद्वीप की तलाश कर रहे हैं। लोगों की एक दूसरे से तुलना करना बहुत परेशान करने वाला है। आध्यात्मिक अवतार बस अलग है। सेल्सियस भी बहुत दुखी था। वह दीवार की आहों से गुजरा, नियमों के किनारे पर भटक गया और लगभग मौके पर ही मर गया, लेकिन ड्यूक ने बहुत कोशिश भी नहीं की। हालांकि वह लंबे समय से इस स्थिति का आदी था और वह असंतुलित महसूस नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने पूछा, ड्यूक, आपको क्या मिला? एक बड़ी खोज जिसका सत्यापन होना बाकी है। ओह, यह क्या है? पहले मैं इसकी पुष्टि कर लूं, ड्यूक ने जवाब दिया। सर, एबिस बेड़े को संगठित करें और देखें कि कौन दीवार की आहट से नहीं गुजरा है। ठीक है, चलो तुम्हें नंबर बताते हैं। संख्या गिनने के बाद जब वे पहुंचे तो वहां 24 रसातल जहाज थे, लेकिन अब केवल 19 हैं, जिसका अर्थ है कि अभी भी 5 रसातल जहाज गायब हैं। ऐसा नहीं है कि यह गिर गया है ना? कुछ सितारों ने फुसफुसाया। शायद नहीं। मैं बाहर आने वाला आखिरी व्यक्ति था। उस समय एरिया पोजिशनिंग सिस्टम में इन 5 अथाह जहाजों के बारे में अभी भी जानकारी थी। बस इतना था कि पता लगाने के लिए पर्याप्त अथाह जहाज नहीं थे, इसलिए मैं उस समय दिशा नहीं बता सकता था। शायद वे ऐसे ही खो गए थे। यदि आप खो जाएं तो कोई बात नहीं, आप हमेशा वापस आ सकते हैं, सेल्सियस ने कहा। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद, किसी भी रसातल जहाज के आने से पहले, सेल्सियस ने गठन का आयोजन किया और ड्यूक द्वारा छोड़ी गई दिशा में नौकायन शुरू कर दिया। नए महाद्वीपों की तलाश में ड्यूक ने अनगिनत दूरियां तय की और आखिरकार उसे एक विशाल भूमि दिखी। जब उसने ये भूमि देखी तो वह दंग रह गया। ये वास्तव में ठंडा उजाड़ महाद्वीप है। वॉकमेचा के पास होने के बाद उसे अब देवताओं की बाधा का डर नहीं था, इसलिए उसने एक बार अपने खाली समय में हानहुआंग महाद्वीप के चारों ओर उड़ान भरी और हानहुआंग महाद्वीप का नक्शा बनाया। इस समय जियाई ने उस समय के मानचित्र डेटा की तुलना की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह एक ठंडा और उजाड़ महाद्वीप था। ड्यूक ने फ्रिगेट को एक तरफ रख दिया और समुद्र के किनारे किनारे पर काफी देर तक अवाक खड़ा रहा। नारियल के जंगल में कई बंदर जैसे आध्यात्मिक जानवर ड्यूक का शिकार करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन नेता को शायद कुछ आभास हो गया और वह बंदर समूह के साथ जल्दी से नारियल के जंगल में गायब हो गया। ये वास्तव में क्यू स्टार का ठंडा उजाड़ महाद्वीप है। ड्यूक के दिल में सदमे लंबे समय तक कम नहीं हो सका। दीवार की दीवार के विपरीत पक्ष वास्तव में ठंडा उजाड़ महाद्वीप है। क्या यह हो सकता है कि दीवार की दीवार के विपरीत पक्ष बर्बर महाद्वीप है? क्या यह महान उजाड़ महाद्वीप या काला उजाड़ महाद्वीप है? अपना सिर हिलाया। उसने इसके बारे में और नहीं सोचा, बल्कि आर्या पोजिशनिंग सिस्टम के कम्युनिकेटर को चालू किया और सभी को घोषणा की, सभी, मुझे पहले से ही पता है कि हम कहाँ हैं। अध्यक्ष महोदय, ये स्थान कहाँ है? ये वास्तव में कहाँ है? ड्यूक, कृपया स्पष्ट बोलें, थेल्सियस ने कहा। यदि हम अतीत में सामान्य ज्ञान का पालन करते हैं, तो ये पहले से ही एक और ग्रह है। मैं इसे क्यू स्टार कहता हूँ। यह महाद्वीप क्यू स्टार पर सबसे बड़ा भूभाग है। ठंडा उजाड़ महाद्वीप। सभी चीजों में क्यू ठंडे उजाड़ महाद्वीप पर सबसे मजबूत है। ताकत। ड्यूक ने हानहुआंग महाद्वीप का संक्षिप्त परिचय दिया और फिर भावुक होकर कहा, यह मामला एक लंबी कहानी है जो तब से शुरू होती है जब मैंने सितारों की इच्छा को सक्रिय किया था। उन्होंने ड्यूक स्टार घटना के बारे में बात की। देवी निक्स ने मुझे एक तारा दिया है। मैं इसके अंदर के निशान की मदद से दुनिया भर में यात्रा कर सकती हूँ, लेकिन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैं इस रहस्य का खुलासा नहीं कर सकती। आज तक मैंने केवल ये पुष्टि की है कि यह ड्यूक का तारा संभवतः एक पूर्व 9 रिंग सन आर्कन प्रशिक्षक का अवशेष है। इस अटकल का कारण ये है कि ड्यूक के स्टार में 3 निशान हैं। हुए आर्कन मास्टर के रूप में उन्होंने चंद्रमा कोर में केवल 2 निशान बनाए। तीसरे निशान को संगठित होने से पहले सूर्य कोर के विकसित होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, प्राचीन काल से ही 9 वलय अस्तित्व में है। थेल्सियस ने कुछ असमंजस में होकर पूछा। सटीक रूप से कहें तो हो सकता है कि अन्य ग्रह भी रहे हों। हमारा पृथ्वी तारा और यह गैस तारा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, ड्यूक ने उत्तर दिया। मैं कुछ रहस्यों के बारे में थोड़ा ही जानता हूँ, लेकिन दीवार की आहों को पार करने से मेरे कुछ अनुमानों की पुष्टि हुई है, जिससे पता चलता है कि हम दुनिया के रहस्यों को चरण दर चरण उजागर कर रहे हैं। ड्यूक अभी तक विशिष्ट दुनिया के रहस्य का उत्तर नहीं दे सकता है, लेकिन उसे लगता है कि वह सच्चाई के करीब है। चलो, हम सब पहले ठंडे उजाड़ महाद्वीप पर उतरें, पुनः स्वस्थ हों और रसातल जहाज की ऊर्जा को पुनः भरें, और फिर से आहों की दीवार का पता लगाएं।
ड्यूक ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, यदि मेरा अनुमान सही है तो आगे हम साइज की दीवार से गुजरकर ब्लड स्टार वाइल्ड कॉन्टिनेंट, स्पिरिट स्टार वाइल्ड कॉन्टिनेंट और डेथ स्टार ब्लैक वाइल्ड कॉन्टिनेंट तक पहुंच सकते हैं। डेथ स्टार को छोड़कर उनमें से कोई भी अभी तक विकसित महाद्वीप नहीं बन पाया है। तो हम सेवन टावर्स फेडरेशन में वापस कैसे जा सकते हैं? कुछ सितारों ने पूछा। पिछली स्थिति में वापस जाएं और आहों की दीवार को पार करें। जब आप कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे भी ठंडे उजाड़ महाद्वीप में इस अविकसित भूमि के साथ हमारा सेवन टावर्स फेडरेशन फिर से काफी विकसित हो सकता है। यहाँ इतनी जमीन है कि यह बेकार है और जंगल महाद्वीप पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। हालांकि मुझे ड्रूइडरी और शामनिज्म के तरीकों में बहुत दिलचस्पी है जिसका उल्लेख स्पीकर ने किया है। मैं यहाँ जंगल के देवताओं और उन स्वदेशी ड्रूइड से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। सितारे बहुत उत्साहित हैं। यद्यपि देवताओं के आध्यात्मिक कोर की अंगूठी के बारे में ड्यूक की परिकल्पना कुछ हद तक सनसनीखेज है, वास्तव में कोई खतरा नहीं है। देवी निक्स की चेतावनी को अभी भी सभी ने नजरअंदाज कर दिया। अंत में सेल्सियस ने कहा, ड्यूक, हम फिलहाल सेवन टावर्स फेडरेशन में वापस नहीं जा सकते। यदि ऊर्जा की भरपाई नहीं की जाती है तो रसातल जहाज के लिए वॉल ऑफ साइट को पार करना मुश्किल होगा। इसलिए यह आप पर निर्भर है कि आप दुनिया भर में यात्रा करें और सेवन टावर्स फेडरेशन में वापस लौटें। सभी सुरक्षित रहें। ठीक है, ड्यूक का कहना बिल्कुल वही था जो वह कहना चाहता था। तारों को ठंडे रेगिस्तानी महाद्वीप का स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करने का निर्देश देते हुए उन्होंने दीवार तोड़ने वाले जहाज को वाहक में रखा और उसे विशिष्ट तारों वाले आकाश में पहुंचा दिया। फिर स्टार के निशान को सक्रिय करें और बड़ी संख्या में प्रकाशित सितारों से पवित्र शहर आर्कन में संत के क्रिस्टल पैलेस में स्थित 3 रिंग ट्री किंग एमरल्ड ड्यूइंग को ढूंढें और सीधे नीचे उतरें। कुछ समय बाद स्टॉस कॉन्फ्रेंस रूम में ड्यूक ने सितारों को मीटिंग के लिए बुलाया और पुष्टि की कि 4 एबिस जहाज वापस आ गए हैं, लेकिन आखिरी एबिस जहाज के बारे में जानकारी में देरी हुई है। इसका मूलतः अर्थ यह है कि एबिस जहाज और सितारों के पायलट की मृत्यु हो गई है। लोगों को खोज जारी रखने दें, हो सकता है कि वह सिर्फ आहों की दीवार में फंसा हो। ड्यूक ने तुरंत यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि दूसरा पक्ष मारा गया है। बचाव का आदेश देने के बाद उसने बैठक की अध्यक्षता करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हम आहों की दीवार से सफलतापूर्वक गुजर गए हैं। तालियां बहुत जोरदार और जोरदार थीं। तालियों की गड़गड़ाहट थमने का इंतजार करते हुए ड्यूक ने आगे कहा, 19 एबिस जहाज मेरे अलावा एयर स्टार के ठंडे रेगिस्तानी महाद्वीप की खोज कर रहे हैं, और मैं वापस क्यों आ सकता हूं? इसका कारण कमोबेश सभी ने अनुमान लगा लिया है। हाँ, मैं दुनिया भर में यात्रा कर सकता हूं। उन्होंने दुनिया भर में बहुत यात्रा की है, और जो लोग सितारों में रुचि रखते हैं वे निश्चित रूप से कुछ छिपी हुई सामग्री का पता लगाने में सक्षम होंगे। लेकिन जब ड्यूक ने वास्तव में इसकी घोषणा की तब भी कई सितारों को आश्चर्य हुआ। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हम यह मान सकते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वह एक विशेष ग्रह है जो एक दूसरे को ओवरलैप करता है। इसे अस्थायी रूप से मल्टी रिंग ग्रह के रूप में नामित किया जा सकता है। ड्यूक ने संक्षेप में वही बताया जो शियाई ने संक्षेप में बताया था। ड्यूक द्वारा प्राप्त जानकारी के माध्यम से शियाई ने साहसिक धारणाएं बनाई और बहुवलय ग्रहों का सिद्धांत निकाला। मल्टी रिंग ग्रह रहस्यमय जादूगर के आध्यात्मिक कोर के समान है। एक रिंग दूसरे के भीतर स्थित है और प्रत्येक रिंग पर एक दुनिया बनाई गई है। ये दुनियाएं एक दूसरे से ओवरलैप होती हैं। ऐसा लगता है कि अलग अलग आयामों के कारण वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं। बस इतना है कि ये छल्ले पर्याप्त रूप से पूरे नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक दुनिया एक पूर्ण ग्रह आकार नहीं है और समुद्र की सीमा पर आहों की दीवार उठेगी। आहों की दीवार एक दूसरे के अंदर बसी दुनियाओं के बीच का अंतर है। आहों की दीवार से गुजरकर आप प्रत्येक दुनिया में और उससे यात्रा कर सकते हैं। क्या ये वास्तव में एक बहुवलय वाला ग्रह है, इसका पता लगाना अभी भी बाकी है। इसलिए एबिसल शिप ऑपरेशन की राष्ट्रीय नीति को बढ़ावा देना जारी रखना होगा। और यह सिर्फ आहों की दीवार नहीं है जो ग्रेट ईस्ट सी से होकर गुजरती है, बल्कि ग्रेट साउथ चाइना सी, ग्रेट नॉर्थ सी और ग्रेट वेस्टर्न सी से भी गुजरती है। आइए हम सब मिलकर खोज करें। एक वीयू ने पूछा, सर, क्या बहुवलय ग्रह सिद्धांत को जनता के सामने प्रकट करने की आवश्यकता है या ये केवल सितारों के बीच ही फैला हुआ है? इसे गुप्त रखने की कोई जरूरत नहीं है। ड्यूक ने अपना सिर हिलाया। एक बार जब हमें एक स्थिर चैनल मिल जाता है तो हम निश्चित रूप से भविष्य में दुनिया में चले जाएंगे। ये खबर जल्द या बाद में जनता को पता चल जाएगी। इसे पहले से घोषित करना बेहतर है ताकि हर कोई मानसिक रूप से तैयार हो सके। हाँ, 7 टावर्स फेडरेशन के यूनाइटेड सुप्रीम टावर ने बाहरी दुनिया को रसातल जहाज अन्वेषण ऑपरेशन के परिणामों की घोषणा की। मल्टी रिंग ग्रह सिद्धांत। 7 टावर्स ऑप्टिकल विजन स्टेशन ने पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण किया, साथ ही विशेष रूप से आमंत्रित स्काई आर्काना मास्टर का स्पष्टीकरण भी दिया।
यूनाइटेड सुप्रीम टावर के प्रवक्ता ने कहा कि मल्टी रिंग ग्रह सिद्धांत का अर्थ है कि हम मनुष्यों को एक नया निवास स्थान मिल गया है जहां हम पनप सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। एक या दो नहीं, बल्कि अनेक ऐसे कई महाद्वीप हैं जो वाइल्डनेस महाद्वीप के समान हैं। प्रवक्ता के शब्दों से भी हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन महाद्वीपों में हमारे जैसे आदिवासी लोग हो सकते हैं, लेकिन आदिवासी लोग अभी भी बहुत आदिम और पिछड़े हैं। तो सेवन टावर्स फेडरेशन का भविष्य बहुत व्यापक होगा। हमारी मौजूदा आध्यात्मिक रहस्यमय प्रणाली हमारे बाहरी अन्वेषण का समर्थन करने और हमारे द्वारा खोजे गए नए महाद्वीप पर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। स्काई आर्काना मैज ने यूनियन टावर से निर्देश प्राप्त किए और ऑप्टिकल मशीन पर जोर से शेखी बघारी। ये खबर जल्द ही पूरे सेवन टावर्स फेडरेशन में फैल गई। दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक अनगिनत लोगों ने ऑनलाइन जोरदार चर्चाएं शुरू की हैं। लोगों को देवी निक्स की चेतावनी या क्षयकारी दुनिया में संभावित संकट के बारे में पता नहीं था। उन्हें केवल इतना पता था कि नई दुनिया में अनगिनत संसाधन हड़पने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। पृथ्वी पर मनुष्यों की तरह हम नहीं जानते कि ग्रह के बाहर क्या संकट मंडरा रहा है, लेकिन हर कोई अंतर्तार्कीय अन्वेषण का उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। शायद पृथ्वी पर मनुष्य अभी भी एलियंस और अंधेरे जंगल के कानूनों के बारे में चिंतित होंगे, लेकिन सेवन टावर्स फेडरेशन के मनुष्यों को ऐसी कोई चिंता नहीं है। वे सितारों पर अपने शासन में बेहद दृढ़ हैं। उनका मानना है कि सितारों की शक्ति अविनाशी है और सब कुछ जीतने में सक्षम है। उस रात टावर ऑफ स्टॉर्स की मुख्य निदेशक म्यूज सेज के क्रिस्टल पैलेस में मेहमान के तौर पर आई थी। उन्होंने ड्यूक से कुछ सवाल पूछने के लिए एक विशेष यात्रा की थी। सर, आपके अनुसार देवी निक्स किस प्रकार की देवी हैं और बहुवलय ग्रह सिद्धांत में उनका अस्तित्व किस प्रकार का है? म्यूज, मुझे नहीं पता, ड्यूक ने सच्चाई से कहा। हालांकि मैंने देवी निक्स को कुछ बार देखा है, लेकिन यह उनके जुनून का एक निशान है जो अभी भी बना हुआ है। जहां तक देवी निक्स की बात है, तो वह कितनी शक्तिशाली और बहुमुखी हैं। उनकी महिमा अतुलनीय है। मैंने हमेशा सोचा था कि वह पिछली सभ्यता का तारांकन था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह मामला अब और नहीं है। अफसोस, म्यूज ने आह भरी। ये सब हमारी ओर से सिर्फ अटकलें हैं। म्यूज, चिंता मत करो, एक पल रुको। जब हम मल्टी रिंग ग्रह का पूरी तरह से पता लगा लेंगे, तो हम इस रहस्य को सुझाने में सक्षम हो सकते हैं। ड्यूक ने आश्वस्त किया। ये दिन दुनिया का अंत होगा, जल्द ही आ रहा है। मैं स्पीकर के पास जाने से खुद को नहीं रोक सकता। म्यूज ने अपना सिर हिलाया। मेरे जीवन में अभी 20 साल से ज्यादा का समय बाकी है। मैं असली आध्यात्मिक समुद्र में लौटने से पहले इन रहस्यों को समझना चाहता हूँ, अन्यथा मैं असली आध्यात्मिक समुद्र से डर जाऊंगा। रसातल वलय संरचना के नीचे समृद्ध पतनशील आध्यात्मिकता को देखकर म्यूज को कुछ संदेह हुआ कि क्या वास्तविक आध्यात्मिक समुद्र अस्तित्व में है। किंवदंती में रहस्यमय जादूगरों की मृत्यु के बाद वे सच्ची आध्यात्मिकता के समुद्र में लौट आएंगे। लेकिन यदि कोई वास्तविक आध्यात्मिक सागर नहीं है और केवल भ्रष्ट आध्यात्मिकता है जो इतनी मोटी है कि उसे भंग नहीं किया जा सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मृत्यु के बाद कोई शांति नहीं होगी? ड्यूक स्पष्ट रूप से नहीं बता सका। वह देवी निक्स की कही बात पर विश्वास करने लगता है कि दुनिया भ्रष्ट हो चुकी है और भविष्य के लिए कोई आशा नहीं है, इसलिए उसे उड़ जाना चाहिए। लेकिन क्षय की विशिष्ट विधि स्पष्ट नहीं है। वह केवल उसे सांत्वना दे सकता था। चिंता मत करो म्यूज, मैंने पहले ही महसूस कर लिया है कि 9वें रिंग सन की ओर जाने वाला मार्ग मेरे सामने बिछाया जा रहा है और जल्द ही मैं 9वें रिंग सन पर हमला करने में सक्षम हो जाऊंगा। तब तक शायद मैं सच्ची आध्यात्मिकता के सागर में झांक सकूं और तब मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अध्यक्ष। म्यूज ने सिर हिलाया। ड्यूक मुस्कुराया और कहा, मुझ पर विश्वास करो, ठीक वैसे ही जैसे देवी निक्स ने मुझ पर विश्वास किया था। मैं इस दुनिया में एक उज्ज्वल भविष्य ला सकता हूँ। फिर म्यूज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। प्रेरणा को दूर भेजो। ड्यूक फिर उठकर ऑफा सुप्रीम टावर के गुंबदनुमा हॉल में गया। वह सबसे ऊपर खड़ा हुआ, अपना सिर 45 डिग्री के कोण पर उठाया और हर तारे को देखा। सितारे सितारे, आकाश तारों से भरा हुआ था और मानो ड्यूक के जवाब में एक उल्का अचानक आकाश को पार कर उत्तर पश्चिम की ओर गिर गई। ड्यूक की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखों में अनगिनत रहस्यमय निशान दिखाई दिए और फिर उसने उनमें से एक को चुना और मोबियस की अंगूठी डाली। एक क्षण में वो उस क्षेत्र में प्रकट हुआ जहां उल्का गिरी थी। फिर उसने हवा में उड़ रहे उल्कापिंड पर ताला लगा दिया और खुद को जलाने की कोशिश की। उसने 7वीं रिंग फॉरबिडन तकनीक चांगफेंग वानली को सक्रिय किया और सीधे उस क्षेत्र में गया जहां उल्का गिरने वाला था। सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने जलते हुए उल्का को पकड़ने के लिए सीधे रहस्यमय जादू का इस्तेमाल किया। धमाका, उल्का ड्यूक द्वारा बुने गए रहस्यमय पिंजरे में गिर गया और जल्द ही कूदना बंद कर दिया। एक पत्थर की चक्की के आकार का लाल अनियमित गोले में बदल गया। क्या ये सितारों से कोई रहस्योद्घाटन है? ड्यूक ने उल्का को ध्यान से महसूस किया। यह आकाश के बाहर से आता है, यानी गैंगफेंग परत के बाहर से।
ये गैंगफेंग परत से कुचले बिना गैंगफेंग परत से गुजर सकता है। इसमें कुछ खास बात होनी चाहिए। उल्काएं और उल्कापिंड संभवतः ज्योतिषियों द्वारा सबसे अधिक अध्ययन किए जाने वाले पदार्थ हैं। पूरे स्टार टॉवर में विभिन्न स्थानों से एकत्रित लगभग 100,000 उल्कापिंड हैं और सबसे बड़े उल्कापिंड का वजन सैकड़ों टन है। ज्योतिषियों का हमेशा से यह मानना रहा है कि आकाश से गिरने वाले उल्कापिंड तारों से प्राप्त होने वाली सबसे प्रत्यक्ष जानकारी हैं और उन्हें उल्कापिंडों से वास्तव में बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। यदि उल्कापिंड गैंगफेंग परत से गुजर सकते हैं तो मनुष्य निश्चित रूप से इससे गुजर सकते हैं। खैर, ये दिलचस्प है। धारणा के माध्यम से ड्यूक को अचानक एक अजीब सुराग मिला। इस उल्कापिंड में कोई आध्यात्मिकता नहीं है, अर्थात ये शुद्ध बाह्य पदार्थ है। लेकिन ड्यूक द्वारा लिए गए इस छोटे से समय में ही आध्यात्मिकता ने इसे उलझा लिया और इसे आध्यात्मिकता के साथ संयुक्त पदार्थ में परिवर्तित कर दिया। रहस्यमयी आंखों की छाया उसकी आंखों में चमक उठी और ड्यूक ने इस प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक रिकॉर्ड कर लिया। पृथ्वी के बाहर के पदार्थ में कोई आध्यात्मिकता नहीं होती। आध्यात्मिकता सिर्फ बहुवलय वाले ग्रहों तक सीमित है, जिसका मतलब है उसने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। तारे अभी भी टिमटिमा रहे थे। गैंगफेंग परत मौजूद है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता। ठीक पृथ्वी की तरह वायुमंडल एक जैसा ही है। तभी प्रेरणा चमकी। तो क्या ऐसी संभावना है कि गैंगफेंग परत वास्तव में केवल आध्यात्मिकता को प्रभावित करती है और सभी आध्यात्मिक पदार्थ गैंगफेंग परत के विनाश से बच नहीं सकते, लेकिन आध्यात्मिकता के बिना पूर्ण पदार्थ वायुमंडल की तरह इससे गुजर सकते हैं? मैं जितना अधिक इसके बारे में सोचता हूँ, ये संभावना उतनी ही प्रबल होती जाती है। ड्यूक ने अपने हाथों में पत्थर से बने उल्कापिंडों को देखा और जोर से हंसे। तो ये पता चला है कि आध्यात्मिकता ने मल्टीरिंग ग्रह की सभी भव्यता का निर्माण किया है और राजसी आध्यात्मिक आर्काना का निर्माण किया है, लेकिन इसने पूरी दुनिया में हर चीज, हर अस्तित्व को बांध दिया है। सभी आध्यात्मिकता द्वारा विलीन हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। चूंकि वे सभी आध्यात्मिक रूप से एकीकृत हैं, इसका मतलब है कि सब कुछ एक है। अगर वे एक हैं, तो उन्हें अलग कैसे किया जा सकता है? इसलिए यदि आप गैंगफेंग परत से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको पहले आध्यात्मिक विलय से अलग होना होगा। मैं निश्चित रूप से आध्यात्मिकता से दूर नहीं हो सकता, लेकिन विंडब्रेकर को किसी अलौकिक पदार्थ के आवरण से ढकना संभव लगता है। इस पल ड्यूक को विंडब्रेकर के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, ज्योतिष बहुत अद्भुत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में उन्होंने आध्यात्मिक अर्चना के 13 क्षेत्रों में 12 ऋषि उपाधियां प्राप्त की हैं। पोर्शन सेज, लाइफ सेज और गू कंट्रोल सेज सभी ने पिछले कई अध्ययनों के माध्यम से पर्याप्त उपलब्धियां और सम्मान अर्जित किए हैं। केवल ज्योतिष के क्षेत्र में ऋषि की उपाधि प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन इस समय ड्यूक को प्राप्त ज्योतिषीय रहस्योद्घाटन उसे ज्योतिषीय ऋषि की उपाधि दिलाने के लिए पर्याप्त था। उल्कापिंड को अपने हाथ में वापस ले लो। ड्यूक फिर से म्यूज के क्रिस्टल पैलेस में गया। मुझे सितारों से रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ है। म्यूज, सितारों ने मुझे बताया है कि हवा की परत को कैसे पार किया जाए। अध्यक्ष महोदय का क्या मतलब है? उल्कापिंड, ड्यूक ने कहा, आपके स्टार टॉवर द्वारा एकत्र किए गए उल्कापिंड हवा को तोड़ने के लिए सबसे अच्छी सामग्री हैं। उल्कापिंडों में आध्यात्मिकता को छीना जा सकता है। उल्कापिंड आकाश से विदेशी वस्तुएं हैं। आध्यात्मिकता के साथ संयोजन से छीलना आसान होगा। केवल ये गैंगफेंग परत को धोखा दे सकता है। ड्यूक के ज्योतिषीय रहस्योद्घाटन के बाद पूरा स्टार टॉवर हिल गया और अनगिनत उल्कापिंडों को बाहर निकालकर प्रयोगशाला में भेज दिया गया। तब सितारों ने व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किए और अध्ययन करना शुरू किया कि कैसे उल्कापिंडों से आध्यात्मिकता को अलग किया जाए और आध्यात्मिक एकीकरण के बिना उल्कापिंडों को पूर्ण पदार्थ में पुनर्स्थापित किया जाए। आध्यात्मिकता, ये पता चला है कि यह आध्यात्मिकता ही है जो हमें गैंगफेंग परत से बाहर निकलने से रोकती है। सेल्सियस, जो ठंडे रेगिस्तानी महाद्वीप में खोज कर रहा था, ने ड्यूक से समाचार प्राप्त किया और भावनाओं से भर गया। जितना अधिक मैं अब जानता हूं, उतना ही अधिक मैं प्राप्त करूंगा। ऐसा लगता है कि हम क्षय के बीच में हैं। इस बिंदु पर वह अचानक रुक गया, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। एक क्षण के बाद वह कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि श्री आंद्रे इवनिंग प्रिमरोज हमेशा कहा करते थे कि उन्हें हमसे सड़न की गंध आती है। उस समय सभी ने सोचा कि आंद्रे इवनिंग प्रिमरोज को जो सड़ी हुई गंध आ रही थी, उसका मतलब था कि सभी की उम्र उस उम्र में पहुंच गई है जब उन्हें दफना दिया जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सड़न की गंध कुछ और ही कह रही है। आखिरकार आंद्रे यूएनकाओ एकमात्र रहस्यमय जादूगर है जिसने सूर्य की 9वीं अंगूठी पर हमला किया है। उसने सूर्य अध्याय का दरवाजा देखा है। हालांकि वह अंत में असफल रहा, लेकिन उसे दरवाजे के बाहर हल्का सा भी झटका महसूस नहीं हुआ, जिससे उसे नई समझ मिली। मुझे डर है कि श्री आंद्रे इवनिंग प्रिमरोज ने उस समय ऐसा महसूस किया होगा और महसूस किया होगा कि हम आध्यात्मिकता से बंधे हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें क्षय की गंध आ रही है। हिस, मैं निक से और भी अधिक डरने लगा हूं।
देवीसी की भविष्यवाणी सच हो गई है और बहुवलय वाला ग्रह वास्तव में एक सड़ा हुआ संसार है। क्या क्षय है और क्या आशा है? ड्यूक ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्षयग्रस्त है या नहीं। जब तक हम गैंगफैंग परत को तोड़ते हैं, हम आध्यात्मिकता की बेड़ियों से छुटकारा पा सकते हैं और आशा पा सकते हैं, है ना? ये सुनने के बाद सेल्सियस ने चौंक कर कहा, हाँ, यह मेरी गलती है। हाँ, एक क्षयग्रस्त दुनिया भी ऐसे शानदार आध्यात्मिक रहस्य और ऐसे जोरदार ड्यूक को जन्म दे सकती है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। बस जल्दी करो और यह खत्म हो जाएगा। हाँ, बॉस ने कहा है कि बस जल्दी करो और काम खत्म। अध्याय 380 क्षयकारी विश्व स्टार टॉवर का पूर्ण भौतिक प्रयोग अभी भी प्रगति पर है। मल्टीरिंग ग्रहों में सभी पदार्थ आध्यात्मिकता से भर जाएंगे और सभी चीजों में से एक बन जाएंगे। ये सभी चीजें सभी चीजों की ऊर्जा का स्रोत हैं, इसलिए सभी चीजों से आध्यात्मिकता को अलग करना वास्तव में आसान काम नहीं है। भले ही अनगिनत सितारे एक साथ काम करें, फिर भी यह प्रक्रिया धीमी है। लेकिन दूसरी ओर ड्यूक ने बहुवलय ग्रह का पता लगाने के लिए रसातल बेड़े का नेतृत्व किया, लेकिन प्रगति तीव्र थी। 19 रसातल जहाजों के वायु तारे के ठंडे रेगिस्तानी महाद्वीप में प्रवेश करने के बाद सितारों के एक दूसरे समूह ने जल्द ही रसातल जहाजों को खदेड़ दिया और ठंडे रेगिस्तानी महाद्वीप तक पहुंचने के लिए दीवार की आहों को पार कर लिया। कुल 35 सितारों ने आधिकारिक तौर पर हानहुआंग महाद्वीप में सेवन टावर्स फेडरेशन की चौकी स्थापित की है। ठंडे उजाड़ महाद्वीप के मूल जंगल देवताओं और आदिम जनजातियों को सितारों ने जल्दी ही जीत लिया और चौकी की सेवा करना शुरू कर दिया। एक ही समय पर ड्यूक ने एक बार फिर एबिस फ्लीट को पुनर्गठित किया और वॉल ऑफ साइज के माध्यम से यात्रा करना शुरू कर दिया। पृथ्वी स्टार के जंगल महाद्वीप पर लौटने की तैयारी कर रहा था। पहले अनुभव के साथ डार्क एनर्जी टॉवर में और सुधार हुआ है। आर्या पोजिशनिंग सिस्टम अधिक सटीक हो गया है और एबिस फ्लीट अधिकांश खतरों से बच सकता है। केवल ये वापसी यात्रा पृथ्वी तारा के जंगली महाद्वीप की ओर नहीं थी, बल्कि एक नए वलय जगत की ओर थी जिसकी ड्यूक को उम्मीद नहीं थी, रक्त तारा का जंगली महाद्वीप। अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है? जब तारे बर्बर महाद्वीप पर उतरे तो वे भ्रमित हो गए। मैंने सोचा था कि मैं आहों की दीवार से गुजरने के बाद सेवन टावर्स फेडरेशन में वापस आ सकता हूं, लेकिन इसके बजाय मैं एक बिल्कुल नई रिंग दुनिया में प्रवेश कर गया। मुझे नहीं पता, ड्यूक ने सरलता से उत्तर दिया। अधिक प्रयोगों की आवश्यकता है। तब सितारों को एक आध्यात्मिक झरना मिला। उन्होंने अपने अपने रसातल जहाजों की आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भर दिया और आहों की दीवार को पार करने के लिए तीसरा भव्य ऑपरेशन शुरू किया। इस बार यह अभी भी आहों की दीवार है जो मेरे वापस आने पर आई थी। सेल्सियस ने भावुक होकर कहा, हम क्यूई स्टार वन्य महाद्वीप पर लौटेंगे या एक नई रिंग दुनिया में प्रवेश करेंगे, यह इस कार्रवाई के परिणाम पर निर्भर करता है। ड्यूक ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, हम निश्चित रूप से सेवन टावर्स फेडरेशन में वापस आ सकते हैं। हालांकि वॉल ऑफ साइज में नियमों के किनारे पर संकट का अनुभव करने के बाद एबिस फ्लीट ने एक बार फिर एक नई रिंग दुनिया में प्रवेश किया, स्पिरिट स्टार का आदिम महाद्वीप। इस बार ड्यूक भी अवाक रह गया। क्या ये हो सकता है कि आहों की दीवार से जुड़ी दुनियाएं यादृच्छिक हैं? कुछ सितारों ने आपत्ति जताई, अगर यह यादृच्छिक नहीं होता तो हम वास्तव में केवल आहों की दीवार से होकर गुजरते। अगर यह यादृच्छिक होता तो हमें कितनी दुनियाओं से होकर गुजरना पड़ता। क्या मैं सेवन टावर्स फेडरेशन में वापस जा सकता हूँ? कुछ सितारों ने विलाप किया। ऐसे भी कुनशिंग थे जिन्हें इसकी परवाह नहीं थी और उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम वापस जाते हैं या नहीं। यह नई दुनिया भी बहुत अच्छी है, इसकी आभा बहुत समृद्ध है। यह वक्ता द्वारा बताए गए आध्यात्मिक सितारों के महान महाद्वीप होने के योग्य है। हाँ, यहाँ का पूरा महाद्वीप आध्यात्मिक झरने के प्रभाव में है। यहाँ इंसानों के रहने के लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन यहाँ बारिश आसानी से होती है। चलो एक चौकी स्थापित करने के लिए जगह ढूंढते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वहाँ कोई मूल निवासी है। क्या तुम्हें वापस जाने की जल्दी नहीं है? चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे भी सेवन टावर्स फेडरेशन में काम का प्रभार संभालने के लिए एक क्लोन रह रहा है, तो क्या हुआ अगर मैं कुछ समय के लिए वापस नहीं जा सकता? जब सितारों को अब इस जहाज को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, तब भी वे अपनी स्वयं की प्रतिलिपि रिंगों को सक्रिय कर सकते हैं और क्लोन में सेवन टावर्स फेडरेशन में वापस आ सकते हैं। अभी पूरी तरह से खोया नहीं है। इसके अलावा ड्यूक का वास्तविक शरीर कई वलय दुनियाओं से होकर यात्रा करता है और आवश्यक जीवन आपूर्ति ले जाने के लिए अपने स्वयं के तारों वाले आकाश का उपयोग करता है, इसलिए स्थिति वास्तव में इतनी बुरी नहीं है। फिर सितारों ने ड्यूक की ओर देखा। सर, आप क्या सोचते हैं? ड्यूक ने भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, दीवार ऑफ साइज को पार करना आकस्मिक है या नहीं, इसके लिए आगे के अध्ययन की आवश्यकता है। सभी लोग पहले एबिस जहाज की मानसिक ऊर्जा को फिर से भर लें, फिर से इकट्ठा हो जाएं और मेरे साथ दीवार ऑफ साइज की ओर फिर से निकल पड़ें। क्या तुम यात्रा जारी रखना चाहते हो? अगली बार डेथ स्टार के ब्लैक वेस्टलैंड की यात्रा मत करना, तारों के एक समूह ने मुझे याद दिलाया।
चिंता मत करो, इस बार हम आहों की दीवार से नहीं गुजर रहे हैं, हम सिर्फ आहों की दीवार की खोज कर रहे हैं। आहों की दीवार के नियमों का पता लगाने के लिए मुझे और अधिक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है, ड्यूक ने कहा। जियाई ने पिछले 3 ट्रेवर्सल का सारांश दिया है। डेटा। लेकिन वॉल ऑफ साइज में कुछ नियमों की गणना के समर्थन में अभी भी कुछ महत्वपूर्ण डेटा का अभाव है। ठीक है, तो आराम करने के लिए समय निकालो। सिरसिस को ड्यूक पर पूरा भरोसा था। एबिस फ्लीट को अपनी मानसिक शक्तियों को पुनः प्राप्त करने में कुछ दिन लगे, और फिर वे ड्यूक के पीछे पीछे लेमन्स की दीवार की ओर बढ़े। फिर वो बार बार आहों की दीवार में कूदता रहा, लगातार नियमों के किनारे पर जानकारी एकत्र करता रहा। प्राचीन महाद्वीप के चारों ओर समुद्र में स्थित लगभग सभी दीवारों को कवर करने में लगभग आधा वर्ष का समय लगा। इस अवधि के दौरान 7 टावर्स फेडरेशन में कुछ रसातल जहाज भी थे, जिन्होंने ग्रेट ईस्ट चाइना सी, ग्रेट वेस्ट सी, ग्रेट साउथ चाइना सी और ग्रेट नॉर्थ सी में वॉल ऑफ साइग की खोज और अध्ययन किया और ड्यूक को डेटा प्रस्तुत किया। तो रात में आहों की दीवार के बारे में कुछ जानकारी। अंततः स्टॉर्म कैलेंडर 4484 में, जब ड्यूक 88 वर्ष का था, शियाई ने साइज की दीवार का डेटा विश्लेषण पूरा किया और साइज की दीवार को पार करने के नियमों की गणना की। दीवार ऑफ साइज रिंग वर्ल्ड की सीमा और मार्ग है, साथ ही इसका मार्ग चंद्रमा की कक्षा और सूर्य की कक्षा की गति के साथ खुलता है। ड्यूक ने सभी को नियम बताए। आमतौर पर यह मार्ग एक तरफा ऊपर की ओर होता है और एक रिंग वर्ल्ड से ही स्थायी रूप से दूसरे रिंग वर्ल्ड की यात्रा की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, अर्थ स्टार वाइल्डनेस महाद्वीप में साइज की दीवार केवल एयर स्टार कोल्ड वेस्टलैंड महाद्वीप तक ही जा सकती है। सेल्सियस ने पूछा। हाँ, पृथ्वी तारा केवल वायु तारा तक ही जा सकता है, वायु तारा केवल रक्त तारा तक ही जा सकता है, और रक्त तारा केवल हमारे वर्तमान आत्मा तारा तक ही जा सकता है। यदि नियम सही है, तो आत्मा तारा केवल मृत्यु तारा तक ही जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या डेथ स्टार केवल अर्थ स्टार तक ही नहीं जाता? कुछ सितारों की आंखें चमक उठीं। आवश्यक रूप से नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि स्पीकर के पास जाएं? दीवार की आहों का मार्ग पैटर्न ऊपर की ओर यात्रा करना है, जो रिंग दुनिया की स्थिति से संबंधित है। इस स्थिति में पृथ्वी सितारा जंगल महाद्वीप सबसे कम ज्ञात रिंग दुनिया है और डेथ स्टार सबसे अधिक संभावना है। दुनिया एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं हो सकती है। रिंग वर्ल्ड के पोजिशनिंग स्तर की गणना कैसे करें? कोई विशेष गणना पद्धति नहीं है। हम स्थिति अनुक्रम का अनुमान लगाने के लिए केवल वॉल ऑफ साइज के नियमों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सूर्य, चंद्रमा और मल्टी रिंग ग्रहों की कक्षाएं एक पंक्ति में होती हैं, तो मार्ग को उल्टा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, हर महीने की पहली और 15 तारीख लगभग सूर्य या चंद्र ग्रहण होना जरूरी नहीं है ना? वर्तमान अटकलों के अनुसार ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होना आवश्यक नहीं है। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? इस महीने की 15 तारीख जल्द ही आने वाली है। चलो चलें। सितारे इंतजार नहीं कर सकते। हालांकि प्राचीन महाद्वीप आभा से भरा हुआ है, फिर भी यह एक असभ्य भूमि है और शिकार के अलावा यहाँ कोई मनोरंजन नहीं है। ड्यूक ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ठीक है। इसके बाद 15 सितंबर को एबिस फ्लीट अंतहीन तूफान में सफलतापूर्वक वॉल ऑफ साइज पर पहुंच गया। आर्या पोजिशनिंग सिस्टम के कई बेहतर पुनरावृत्तियों पर भरोसा करते हुए इसने वॉल ऑफ साइज को पार करने के लिए अपना चौथा ऑपरेशन शुरू किया और सफलतापूर्वक क्रॉसिंग पूरी की। पहली बार की तुलना में अब ज्यादा खतरे हैं। अब मैं इससे और भी ज्यादा परिचित हो गया हूँ। सेल्सियस हंसा। ड्यूक, क्या तुम इसे महसूस करते हो? समुद्र में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता कम हो गई है और समुद्र में आध्यात्मिक जानवरों की आभा मजबूत है। ब्लड स्टार के बारे में कोई संदेह नहीं है। बहुत बढ़िया, हम सफलतापूर्वक ब्लड स्टार पर लौट आए। आधे महीने के आराम के बाद हम क्यूई स्टार की ओर वापस अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद हम अपने क्रिस्टल पैलेस में बड़े बिस्तर पर लेटकर आराम से सो सकते हैं। शुभकामनाएं। 15 अक्टूबर को एबिस फ्लीट आधिकारिक तौर पर अर्थ स्टार पर लौट आया और परिचित जंगली महाद्वीप की ओर उड़ गया। एबिस फ्लीट की सफल वापसी का स्वागत करते हुए 7 टावर्स फेडरेशन ने वापसी वाले द्वीप शहर के बंदरगाह पर एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया। एबिस फ्लीट की सफल वापसी यह संकेत देती है कि हम मनुष्यों ने मल्टी रिंग ग्रह पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अभियान उपनिवेशीकरण के युग के लिए एक भव्य पर्दा खोल दिया है। 7 टावर्स ऑप्टिकल टेलीविजन स्टेशन के होस्ट ने लाइव प्रसारण के दौरान पूरा गाना गाया। निश्चित रूप से सितारे संकट में फंसे एकमात्र अथाह जहाज और उसके पायलट टोरेस क्रोकोडाइल को नहीं भूले हैं। स्टॉस कॉन्फ्रेंस में सर्वसम्मति से स्वीकृति के बाद पहला मानवयुक्त एबिस जहाज जो लगभग बनकर तैयार होने वाला है, उसका नाम टोरेस क्रोकोडाइल के नाम पर रखा जाएगा। ड्यूक ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टॉस में 7 टावर्स फेडरेशन की रुचि की घोषणा की। शौक के तरीके। कई बार साइज की दीवार को पार करने की प्रक्रिया में एबिस जहाज को भी अद्यतन और पुनरावृत्त किया गया और मानवयुक्त एबिस जहाज का विकास शुरू हुआ।
शिकारी अभी भी स्टॉस द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन पिछले सभी एबिस जहाज़ों को स्टॉस द्वारा संचालित किया जाता था, जो एक एबिस जहाज चलाते थे। वर्तमान मानवयुक्त एबिस जहाज को 3 सितारों द्वारा संचालित किया जाएगा। एक सितारा जहाज को चलाने के लिए जिम्मेदार है, और 2 सितारे एबिस जहाज के ऊर्जा रूप को बनाए रखने और केबिन में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। मानवयुक्त रसातल जहाज के लॉन्च होने के बाद सेवन टावर्स फेडरेशन आव्रजन योजना को लागू करेगा और लोगों को ठंडे रेगिस्तानी महाद्वीप, बर्बर महाद्वीप और प्रागैतिहासिक महाद्वीप में आवास पुनर्ग्रहण के लिए ले जाएगा, ताकि हमारे मानव पदचिह्न पूरे बहुवलय ग्रह में फैल सकें। ड्यूक के भाषण के साथ सेवन टावर्स फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर महान आप्रवासन के शक्तिशाली युग की शुरुआत की है। राष्ट्रीय प्रचार मशीन अपने पहियों पर घूम रही है और अनगिनत लोगों ने उत्साहपूर्वक साइन अप किया है। बेशक, ड्यूक को इन सामान्य मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उनके पास एक और शोध योजना है जिसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है, जो पृथ्वी तारे की निचली वलय दुनिया और आध्यात्मिक तारे की ऊपरी वलय दुनिया का अन्वेषण करना है। मैंने स्वप्न आकाश में लगभग 1/4 तारों को प्रकाशित किया, लेकिन वहां केवल पृथ्वी तारे, वायु तारे, रक्त तारे, आध्यात्मिक तारे और 4 तारा वृक्ष राजा हैं। किसी अन्य दुनिया से कोई वृक्ष राजा नहीं है। क्या इसका मतलब है केवल 5 वलय वाले विश्वों वाला एक बहुवलय ग्रह? इस तरह के संदेह के साथ रसातल स्क्वाड्रन ने पूर्णिमा तिथि पर दीवार की दीवार को पार करना शुरू कर दिया और निचली दुनिया की ओर बढ़ गया। तब आहों की दीवार में सभी ने नियमों की अप्रत्याशित शक्ति के साथ बुद्धि और साहस का मुकाबला किया और फिर पृथ्वी स्टार पर लौट आए। सर, हम आहों की दीवार से गुजर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अभी भी पृथ्वी तारे पर हैं। साधारण बेड़े का आहों की दीवार के बाहर रहना भी यह साबित करता है कि रसातल बेड़ा वास्तव में अपने मूल स्थान पर लौट आया है। ड्यूक ने अपना सिर हिलाया। हाँ, ऐसा लगता है कि कोई निचली वलय दुनिया नहीं है। हमारा पृथ्वी तारा सबसे निचली वलय दुनिया है। ये परिणाम किसी के लिए भी बहुत निराशाजनक नहीं है। इसलिए एबिस फ्लीट ने सामान्य रूप से साइज की दीवार से गुजरना शुरू कर दिया, क्यूई स्टार, ब्लड स्टार और स्पिरिट स्टार पर पहुंचते हुए। अंत में ये फिर से साइज की दीवार से गुजरा और एक और नई रिंग दुनिया में प्रवेश किया, डेथ स्टार का ब्लैक वेस्टलैंड, जो क्षय की आभा से भरा हुआ था, समुद्र के ऊपर। डेथ स्टार को देवताओं ने लगभग खा लिया है, इसलिए सावधान रहें, ड्यूक ने आदेश दिया। सितारे कोशिश करने के लिए उत्सुक हैं। सर, अब जब हमारे पास स्टार में चाहें, तो देवता हमारे लिए खनिज भंडार की तरह हैं। पृथ्वी पर जितने अधिक निशान होंगे, हम उतने ही अधिक खंडित नियम निकाल सकेंगे। मैं यहाँ एक स्थायी आधार बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। बेशक, धरती पर मौजूद निशान एक खजाना है। हमारे सेवन टावर्स फेडरेशन में धरती पर मौजूद लगभग सभी निशान पिछले कुछ सालों में खनन करके निकाले गए हैं। मैं बस स्टार मेचा को मजबूत करने के लिए और अधिक खंड नियमों को खोदने के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, ये दुनिया खजानों की दुनिया है। इस पर ड्यूक मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। जब से उसने स्टार मेचा विकसित किया और सामग्री के रूप में टुकड़े के नियमों का उपयोग किया, तब से पृथ्वी पर निशान बदल गए हैं। यह अब कोई निषिद्ध स्थान नहीं है जिसके बारे में हर कोई बात करता है, बल्कि यह एक प्रतिष्ठित खजाना है। हाल के वर्षों में सेवन टावर्स फेडरेशन ने स्टार मेचा, विंडब्रेकर और एबिस जहाजों का निर्माण तेजी से किया है, जिससे निर्जन महाद्वीप पर बचे हुए निशान लगभग समाप्त हो गए हैं। उस स्थिति में चलो जितनी जल्दी हो सके ब्लैक वेस्ट कॉन्टिनेंट पर उतरें और एक चौकी का निर्माण करें, ड्यूक ने अच्छे लहजे में कहा। चौकी पूरी होने के बाद रसातल जहाजों और स्टार मेचा की एक लहर का अनुकूलन करें और फिर हम ऊपरी रिंग दुनिया का पता लगाएंगे। ड्यूक को डेथ स्टार की ऊपरी वलय दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि यह भी नहीं पता था कि वह अस्तित्व में है या नहीं। लेकिन एक बात उसके लिए स्पष्ट थी, डेथ स्टार को दुष्ट देवताओं ने खा लिया है। अगर डेथ स्टार की ऊपरी रिंग दुनिया मौजूद है, तो उसे दुष्ट देवताओं ने खा लिया होगा। आखिरकार, अगर कोई बचा हुआ जीवन है, तो सितारों की स्वप्नभूमि में कोई भी ऐसा नहीं होगा। सितारे और पेड़ राजा। दूसरे वर्ष का अप्रैल महीना, मानवयुक्त एबिस जहाज टोरेस क्रोकोडाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और इसकी अनलोडेड यात्रा शुरू हुई। कई साधारण एबिस जहाजों की छत के नीचे वे दीवार की आहों को पार करने लगे। बहुत प्रत्याशा के साथ वह सफलतापूर्वक आहों की दीवार को पार कर गया और क्यूई स्टार के हानहुआंग महाद्वीप पर पहुंच गया। ड्यूक, जो ब्लैक वेस्टलैंड पर खनन करने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे थे, पूरे ऑपरेशन का अनुसरण करने के लिए वाइल्डनेस कॉन्टिनेंट की यात्रा पर भी गए। जहाज को उतारकर की गई यात्रा सफल रही और अगला कदम मानव सहित यात्रा का था। इस कोने तक सितारों ने ठंडे रेगिस्तानी महाद्वीप में एक चौकी बनाई है और आदिम जनजातियों के एक समूह को इकट्ठा किया है। टोरेस मगरमच्छ मानवयुक्त रसातल जहाज इन स्वदेशी लोगों को ठंडे रेगिस्तानी महाद्वीप में ले जाएगा। वे अप्रैल के अंत में फिर से सिग को पार करने के लिए रिवर्स मार्ग खुलने का इंतजार करेंगे।
ये थोड़ा उबड़ खाबड़ था, लेकिन मानवयुक्त रसातल जहाज ने इन स्वदेशी लोगों की सुरक्षा की और सुचारू रूप से द्वीप शहर में वापस आ गया। ठंडे उजाड़ महाद्वीप के मूल निवासी भी काम रहे थे और घनी लंबी बंदूकों और छोटी तोपों से लगभग अंधे हो गए थे। बाहरी दुनिया से इन मूल निवासियों को देखने के लिए अनगिनत लोग बंदरगाह पर जमा हो गए। हालांकि मूल निवासी केवल कुछ समय के लिए ही दिखाई दिए, उसके बाद उन्हें रहस्यमय जादूगरों द्वारा ले जाया गया जो यहाँ इंतजार कर रहे थे। ये रहस्यमय जादूगर मूल रूप से क्यूई अभ्यासी थे। मूल निवासियों को ले जाने का उद्देश्य जंगल की शक्ति का अध्ययन करना था जिसका अभ्यास मूल निवासी करते थे, जो सभी चीजों की क्यूई है। अगले दिन मानवयुक्त एबिस जहाज टोरेस क्रोकोडाइल आप्रवासियों के पहले जत्थे को लेकर समुद्र पार चला गया तथा एक भव्य विदाई समारोह के साथ रवाना हुआ। एस्कॉर्टिंग एबिस जहाज की मदद से साइस की दीवार को पार करने का मिशन एक बार फिर पूरा हो गया और कुल 3000 आप्रवासियों को ठंडे उजाड़ महाद्वीप की चौकी तक पहुंचाया गया। तब से आप्रवासियों को लगातार हर आधे महीने में एक बार ले जाया जाता रहा है। जब दूसरा मानवयुक्त एबिस जहाज लॉन्च किया गया तो आप्रवासन की गति में और सुधार हुआ और मनुष्यों ने वास्तव में एयरस्टार के ठंडे और उजाड़ महाद्वीप पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। एक ही समय पर एबिस शिप स्क्वाड्रन, जिसने ब्लैक वेस्टलैंड में खनन से बहुत पैसा कमाया है, ने अपने संबंधित एबिस जहाजों और स्टार मेचास को सफलतापूर्वक अनुकूलित किया है। ड्यूक के बार बार आग्रह के तहत अन्वेषण की एक नई यात्रा शुरू हुई। इस बार एबिस फ्लीट अज्ञात ऊपरी रिंग दुनिया की ओर बढ़ गया। जब वे आहों की दीवार से गुजरे तो उन्हें जो चीज लगी वो आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, बल्कि यह एक सड़ांध वाली गंध थी जो गाढ़ी और तीखी थी, जिससे लोगों को खांसी आ रही थी। खांसी, खांसी। ड्यूक भी खुद को रोक नहीं सका और कई बार खांसते हुए बोला, ये दुनिया पूरी तरह से भ्रष्ट है, इसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है, ये पूरी तरह से क्षय से भरी हुई है। देवता दुनिया को खा रहे हैं और अंतिम विकास शायद इस तरह होगा। सेल्सियस ने अपना सिर हिलाया। जल्दी करो और महाद्वीप को खोजो, इसका पता लगाओ और फिर हम वापस चले जाएंगे। सौभाग्य से हमने ब्लैक वेस्टलैंड महाद्वीप में ऊर्जा को फिर से भर दिया है, अन्यथा पर्याप्त ऊर्जा होगी। यहाँ जीवित रहना वास्तव में कठिन है। रहस्यमय जादूगर के बारे में सब कुछ आभा पर आधारित है। इस भ्रष्ट दुनिया में कोई भी आध्यात्मिक कण नहीं है जिसका उपयोग किया जा सके। जो कुछ भी है वो भ्रष्ट आध्यात्मिकता है। एक बार इस भ्रष्ट आध्यात्मिकता को ग्रहण कर लेने पर रहस्यमय जादूगर सीधे पतित दानव में परिवर्तित हो जाएगा। अंतिम परिणाम यह है कि हम इस क्षयग्रस्त संसार के साथ एक हो जाते हैं और उसमें कोई भी जीवन शक्ति नहीं रहती। क्या यह वही क्षयग्रस्त दुनिया है जिसका अध्ययन देवी निक्स ने पहले ही कर लिया था? अगर लॉर्ड चांसलर ने हमें गुफा सूक्ष्मता के आध्यात्मिक युग में नहीं पहुंचाया होता तो शायद अंत में हमारे 7 टावर्स फेडरेशन का भविष्य भी ऐसा ही होता, पूरी तरह से क्षयग्रस्त, है न? अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बुरी आत्माएं अब दुनिया को नष्ट नहीं कर सकती और जब वे आएंगी तो संसाधन भी दे देंगी। हा। सितारों की दिलचस्पी लगातार जारी रही। विनाश की प्रक्रिया में लगे काले बंजर भूमि महाद्वीप का दौरा करने के बाद सभी सितारे इस बात पर सहमत हुए कि दुनिया के क्षय का कारण देवताओं द्वारा दुनिया का विनाश था। अब 7 टावर्स फेडरेशन ने अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक रहस्यों में महारत हासिल कर ली है और संसाधनों के रूप में देवताओं का प्रतिशोषण कर सकता है। सहज रूप में तब विनाश का संकट टल जाएगा। हालांकि ड्यूक इतना आशावादी नहीं था। उसने रसातल की अंगूठी संरचना के नीचे समृद्ध और चिपचिपा पतनशील आध्यात्मिकता देखी थी। यह अनुमान लगाया जाता है कि देवताओं और बुरी आत्माओं द्वारा विश्व का विनाश ही विश्व के क्षय का कारण नहीं है। बेशक उन्होंने ये विचार जोर से नहीं कहे ताकि सबकी रुचि में खलल न पड़े। एबिस बेड़े ने पूरे रास्ते नौकायन किया, लेकिन एबिस जहाज की गति से कई दिनों तक नौकायन करने के बाद भी वे मुख्य भूमि को नहीं देख सके। केवल असीम समुद्री पानी और पतनशील आध्यात्मिकता की दम घुटने वाली गंध ही दिखाई दे रही थी। 7वें दिन एबिस बेड़े को अचानक पता चला कि आगे समुद्र में एक नया अंतहीन तूफान आ गया है। क्या इस दुनिया में कोई जमीन नहीं है, या फिर क्या ये सच है कि यहाँ की जमीन सड़कर समुद्र में विलीन हो गई है? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। एबिस फ्लीट ने दुनिया के लगभग पूर्व से पश्चिम तक यात्रा की। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। अगले ऊपरी रिंग दुनिया में जाने के बारे में क्या ख्याल है? क्विनिक्सिंग ने सुझाव दिया। हालांकि ड्यूक ने तुरंत इसका विरोध किया। ऊर्जा पर्याप्त नहीं है। चलो आधे महीने में वापसी की उड़ान का इंतजार करते हैं और फिर हम भविष्य में अधिक पर्याप्त ऊर्जा वलय पर शोध कर सकते हैं और फिर इस क्षयग्रस्त दुनिया का सावधानीपूर्वक पता लगा सकते हैं। हाँ, ड्यूक सही कह रहा है। चलो पहले वापस चलते हैं। सेल्सियस ने कहा, मुझे ये जगह वाकई पसंद नहीं है। यह मेरे गले में अटक रही है। हाँ, खांसी। आज का दिन थोड़ा छोटा है।